नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन जो 50 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पे वो 50 क्वेश्चन को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत जीरो लेवल से अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को आराम से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में तांबे की तार पर एक इनामेल वार्निश कोटिंग होती है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि एक तार है और इस तार पर यहाँ पे एक इंसुलेशन चढ़ाया जा रहा है। और ये जो इंसुलेशन चढ़ाया जा रहा है, तो ये किसकी कोटिंग है, किसका इंसुलेशन है। तो यहाँ पे नम्य तार होता है, इनामेल्ड तार होता है यानी कि रोगन तार होता है, कपास तार होता है या पीवीसी तार होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा पीवीसी तार होता है, ये एक केबल हो जाती है। जबकि यहाँ कहा गया है एनामेल्ड वार्निश कोटिंग का होता है। तो ये जो अपने मशीन होती है, मशीनों में जो वाइंडिंग की जाती है, मशीन होती है जैसे ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, तो उसमें जो अपन वाइंडिंग करते हैं, पंखे की जो वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें तार आता है। वो तार तांबे का होता है और उस तार के ऊपर आप ध्यान से देखना कि जब जॉइंट बनाते हैं तो उनको ऊपर से छीलते हैं। इसका मतलब वो वायर नंगा नहीं रहता है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो वहाँ पे छील करके फिर कनेक्ट किया जाता है, जॉइंट किए जाते हैं। तो वहाँ पे एक होता है एनामेल्ड, ये एक क्या है, केमिकल होता है, वार्निश होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। तो वो उसको चढ़ा करके और फिर तार तैयार किया जाता है। नहीं तो अपन पंखे के ऊपर पंखे के अंदर लपेट देते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सीधा वो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका एनामेल्ड तार होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होता है। तो सभी प्रकार की जो विद्युत मशीनें होती है, उसके अंदर जो अपन वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग के लिए विद्युत रोधी तांबा तार होता है, यानी इनेमल्ड कॉपर वायर अपन प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन सारे क्वेश्चन लेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, इसमें थ्योरेटिकल भी, पूरा संपूर्ण मैटर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्टेज और 0.24 कूलम्ब का चार्ज वहन करता है, तो इसकी धारिता क्षमता कितनी होती है। दोस्तों, आपके पास में क्या क्या दिया गया है वो चीज़ देखिएगा। सबसे पहले अपन कह रहे हैं 10 वोल्ट है, यानी कि V बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। फिर आपके पास में दिया गया है 0.24 कूलम्ब, यानी कि Q बराबर दिया गया है 0.24 कूलम्ब। और आपसे पूछा गया है धारिता क्षमता, यानी कि C आपसे पूछा गया है। ये अपन को ये पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो अपन को निकालना क्या है, C निकालना है, तो Q बटा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अरे Q कितना है, तो अपन कहेंगे भाई Q तो हमारे पास में पॉइंट क्या है, 24 है। और यहाँ V कितना है, तो भैया V है हमारे पास में 10। क्या है, 10। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाते हैं तो दोस्तों नीचे बोलो कितनी जीरो लगेगी, तो अपन कहेंगे 2 जीरो लग जाएगी। भाई 10 तो ऑलरेडी है, तो 2 जीरो और लग जाएगी। अब बोलो नीचे कितनी जीरो हो गई, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गई। तो दोस्तों 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो अपन कहेंगे भैया 24 तो ऑलरेडी है, एक संख्या, 2 संख्या और ये तीसरी संख्या, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। और यहाँ पे ये क्या आ गया, तो मेरे दोस्तों ये आ गया फैरड। क्या आ गया, फैरड। और यही तो आपका आंसर है। तो यहाँ पे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे 0.024 फैरड होता है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका क्या कर चुका है, मैच कर चुका है। तो राइट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वोल्टेज दिया गया है, क्यों दिया गया है, C आपसे पूछ रहा है, तो क्यों बराबर क्या होता है, CV दिया गया है। अब यहाँ से अपन ने क्या किया कि C निकाल लिया है। वो क्यों भी पूछ सकता है, वो वोल्टेज भी पूछ सकता है। तो ये पूरा डाटा अपन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कि पूरा निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अपने पास में एग्जाम है, कौन सी, लोको पायलट की जो एग्जाम है, यहाँ पे जो लाइनमैन की एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे ये क्वेश्चन, पूरे के पूरे हैं। तो आप यदि आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज में लेके आऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको चैप्टर वाइज चाहिए या फिर ऐसे मिक्स के अंदर चाहिए, है ना दोस्तों।
तो यहाँ पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आगे की जो सीरीज है वो आपको यहाँ 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आऊँ या फिर वो मिक्स में ही अपन कंटिन्यू करें इसको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न अपन लेकर आ चुके हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन क्या है तो वो देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपन कहते हैं उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है तब तक के समय की मात्रा खालिस्तान होती है। दोस्तों ये क्या है ध्यान से समझिएगा। अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा एक फेज तार है, ठीक है, ये फेज तार है और सीधा ये गया लोड पर और ये सीधा आ गया कहाँ पे, न्यूट्रल पर आ गया। तो यहाँ इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। तो अब अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे सीधा सा अपन क्या करते हैं कि एक भैया फ्यूज लगाते हैं। तो अपन ने ये फ्यूज लगाया और फ्यूज के अंदर अपन को पता है कि भैया वायर तो होगा ही होगा, ये लो फ्यूज के अंदर वायर है। अब यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है, क्या कहा गया है, तो आपसे कहा गया है कि फ्यूज लिंक यानी कि ये जो तार है ये आपका फ्यूज तार है। क्या है भाई, ये आपका फ्यूज तार है, ये लो फ्यूज तार है। ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है तो तब तक के, यानी कि ये जो तार है जैसे इसकी क्षमता 10 एम्पियर है और अपन कह रहे हैं 10 एम्पियर से अधिक है, पर ये क्या हो जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा। अरे तो भैया यहाँ पे अपन कहते हैं कि जैसे अपन ने 10.5 दिया, थोड़ी देर समझिएगा, 10.5 दिया, अब ये क्या होने लगा, हीट होने लगा, हीट होकर के ये लाल होगा, लाल होकर के ये पिघलेगा और पिघल करके फिर टूटेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में समय तो लगा है, इस समय को क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आर्किंग का समय है, यहाँ समाशोधन का समय है, यहाँ पिघलने का समय है या आरंभिक का समय है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, वो आर्किंग का समय कहलाता है। क्या कहलाएगा, आर्किंग का समय कहलाता है। जो आपका फ्यूज होता है, ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो फ्यूज होता है इसकी आपसे रेटिंग पूछी जाए, क्या पूछी जाए रे, अरे इसकी रेटिंग पूछी जाए तो सीधा बताना है कि इसकी रेटिंग होती है एम्पियर में। इसकी रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। आपसे फ्यूज तार पूछा जाए तो पहली प्राथमिकता आपको देनी है कि टिन प्लस सीसा, टिन प्लस सीसा। तो दोस्तों यहाँ पे टिन कितनी मात्रा में होगा, तो अपन कहेंगे 60% होता है, जबकि यहाँ सीसा होता है 40%। दोस्तों ये जो तार बनेगा वो 10 एम्पियर तक क्षमता के लिए अवेलेबल होता है। वैसे जो तार होता है ये आपके टिन प्लस इसका तो बनेगा ही, इसके अलावा एल्यूमिनियम का भी बनता है दोस्तों, कॉपर का भी बनता है और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये चांदी का भी बनाया जाता है। तो अलग अलग जगह अपन अलग अलग यूज करते हैं, सामान्यतः तो अपन तो ये यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज हमेशा फेज तार के किस क्रम में लगेगा, तो यहाँ पर कहेंगे फ्यूज तार हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आपसे पूछ ले कि फ्यूज क्या है, तो अपन कहेंगे परिपथ का ये सबसे कमजोर, क्या कमजोर परिपथ यानी भाग होता है। परिपथ का सबसे कमजोर भाग कौन होता है, तो अपन कहेंगे परिपथ का सबसे कमजोर भाग होता है आपका फ्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो चुका है ए ऑप्शन। आगे चलिएगा, यहाँ पे पूरा अपन एनालिसिस करेंगे, ये नहीं कि चिन्ह लगाया और आगे बढ़ गए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन अपन अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग, क्या उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का मांग कारक यानी उपभोक्ता का जो मांग गुणांक होता है दोस्तों क्या होता है तो अपन कहते हैं जैसे कि मांग गुणांक होता है, क्या मांग गुणांक, दोस्तों मांग गुणांक कह दो, मांग कारक कह दीजिए, या यहाँ पे डिमांड फैक्टर कह दीजिए, है ना, तो डिमांड फैक्टर कह दीजिए। तो यहाँ पे अपन करते हैं कि जो आपकी कोई भी ले रहा है तो उसकी अधिकतम मांग कितनी है, तो यहाँ पे आपने लिखा अधिकतम मांग, और यहाँ पे अपन कहा गया है कि जो उपभोक्ता द्वारा लोड जो लिया जाता है वो उपभोक्ता द्वारा लिया गया लोड। तो यहाँ पे अधिकतम मांग कितनी है, तो अपन कहेंगे अधिकतम मांग तो कितनी है 1.5,
कितनी है 1.5, और यहाँ पे लोड कितना है तो अपन कहेंगे 3 किलोवाट है। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है इसलिए दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भैया 15 है, और यहाँ पे ये पॉइंट अपन ने हटाया तो नीचे कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ 15 एकम 15 और 15 दूना कितना हो गया 30, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 0.5। इसकी कोई यूनिट नहीं आती क्योंकि यूनिट से यूनिट कट गई, इसलिए कितना आ जाएगा ओनली 4 0.5 होता है। तो राइट ऑप्शन बोलो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाता है यहाँ पे राइट ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। किससे संबंधित? इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आ चुका है। यहाँ पे अपन देखते हैं FET, यानी कि दोस्तों FET की सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि FET क्या है, FET की फुल फॉर्म तो बताइएगा। तो यहाँ अपन कहते हैं FET जो है ये आपके फील्ड इफेक्ट, क्या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जो FET होती है ये किसके समान होती है? तो भैया यहाँ पे जो डायोड वो ट्यूब होती है, वाल्व होते हैं, तो वाल्व का एक प्रकार आता है पेंटोड वाल्व। कौन सा आता है? पेंटोड वाल्व होता है। ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ऊपर एनोड होता है, नीचे की तरफ देखते हैं तो कैथोड होता है, यहाँ पे हीटर लगा होता है, और मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 ग्रिड लगाई जाती है, 3 ग्रिड लगाई जाती है। तो यहाँ पे टोटल जो ग्रिड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। जबकि यहाँ टर्मिनल संख्या पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो पेंटोड होता है ये सभी वाल्व का सुधरा हुआ रूप होता है। क्या है ये? सभी से, या इसको आदर्श वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाल्व। तो आदर्श वाल्व। तो यहाँ पे कार्य सिद्धांत कौन से वाल्व के समान होता है? तो अपन कहेंगे जो FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो बोलो किस वाल्व के समान होता है? तो यहाँ पेंटोड वाल्व के समान होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अपन अगला प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो ये देखिएगा अगला प्रश्न कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किसको सप्लाई प्रदान की जाती है? तो भाई त्रिकला प्रेरण मोटर है, तो त्रिकला प्रेरण मोटर में किसको सप्लाई प्रदान करते हैं? तो यहाँ आपसे पूछा गया है त्रिकला, यानी कि आपसे साफ कहा जाए तो 3 फेज इंडक्शन। क्या? इंडक्शन जो मोटर होती है वो। तो अपन कहते हैं सबसे पहले ये कि बॉडी होती है, बॉडी के अंदर की और नीचे की अपन देखते हैं तो स्टेटर होता है, और स्टेटर में बोलो यहाँ पे खांचे कट्टे होते हैं। अरे ये जो खांचे होते हैं ये कितने के गुणज में होते हैं? तो अपन कहते हैं कि 3 के गुणज में होते हैं। 3 के गुणज, क्या 3 के गुणज होता है। और इन खांचों के अंदर मेरे दोस्तों वाइंडिंग डालते हैं, और जैसे अपन यहाँ वाइंडिंग डालते हैं तो ये वाइंडिंग कितने फेज वाइंडिंग होती है? तो अपन कहते हैं ये 3 फेज क्या होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है। और वो लोग कितने डिग्री के अंतर पर होती है? तो 120 डिग्री के अंतर पे होती है। और यहाँ 3 टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं जोड़ करके, और यहाँ पे अपन सप्लाई देते हैं 3 फेज AC जो 415 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 415 वोल्ट। इसके बीच में मेरे दोस्तों यहाँ पे घूमने वाला भाग आता है रोटर। तो ये जो रोटर होता है इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये छड़ें होती है जिनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो ये रोटर इसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई इसको नहीं देते हैं। तो इसमें अपन सप्लाई नहीं देते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। केवल ये जो भाग होता है यानी कि स्टेटर, क्या होता है? स्टेटर। और ये जो भाग होता है ये क्या होता है? रोटर। तो सप्लाई अपन देते हैं केवल स्टेटर को देते हैं 3 फेज मोटर के अंदर। ध्यान रखना ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये भैया चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। रोटर के अंदर ये आता है तो इसके अंदर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोनों आपसी प्रतिक्रिया करती है, और आपसी प्रतिक्रिया किस नियम के अनुसार करती है? तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे लेंज नियम के अनुसार आपसी प्रतिक्रियाएं होती है, जिससे किसका उत्पादन होता है? तो अपन कहेंगे यहाँ टॉर्क उत्पादन होता है, और टॉर्क जैसे उत्पादन होता है तो यहाँ खिंचाव बल लगता है, और खिंचाव बल के कारण आपका रोटर क्या हो जाता है? घूम जाता है। तो ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग होती है तो हमारी कौन सी मोटर होती है? तो अपन कहेंगे 3 फेज पिंजरा प्रेरण मोटर, यानी
3 फेज इंडक्शन मोटर अपन यूज लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ केवल अपन स्टेटर करेंगे, यहाँ दोनों पे वाइंडिंग सप्लाई नहीं देते हैं। ओनली फॉर 3 फेज प्रेरण जो मोटर होती है उसके अंदर अपन स्टेटर पे सप्लाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न लेकर आ चुके हैं और अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयुक्त न किया जाने वाला ईंधन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका परमाणु रिएक्टर होता है, पावर प्लांट होता है, उस पावर प्लांट के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक होता है ये परमाणु रिएक्टर। क्या होता है, ये परमाणु रिएक्टर होता है। इसमें यहाँ पे कंट्रोल छड़ें लगी होती है। क्या लगी होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये कंट्रोल छड़ें होती है और ये कंट्रोल छड़ें आपसे पूछ ले कि किसकी बनी होती है, ये कंट्रोल छड़ें किसकी बनी होती है, तो ये बताना आप। इंडेनियम, सिल्वर, कैडमियम, बोरोन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये सारी की सारी कंट्रोल छड़ें होती है। अब यहाँ पे अपन कहते हैं कि कंट्रोल छड़ें होती है, तो यहाँ इसके बीच में यहाँ पे ये होता है हमारा ईंधन। अरे क्या होता है, तो अपन सीधा सा बोलेंगे कि ये होता है भैया ईंधन। यहाँ पे ये जो ईंधन होता है, ये ईंधन कौन सा होता है, तो अपन कहेंगे ये यूरेनियम होता है, ये थोरियम होता है और ये प्लूटोनियम होता है। अगर तीनों में से कोई एक पूछा है तो अपन कहेंगे ये यूरेनियम ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं कि यहाँ न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको गति को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे ये पदार्थ लगाया जाता है और इनको कहते हैं अपन मॉडरेटर यानी कि मंदक। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदक। तो यहाँ पे ये मंदक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज अपन लेते हैं, तो यहाँ जैसे बेरिलियम, यहाँ आपका हो जाता है भारी जल, यहाँ हो जाता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो बेरिलियम हो गया, भारी जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ मंदक के रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल छड़ें हो गई और कंट्रोल छड़ें अपन ये बनाते हैं, तो ये कौन सी छड़ें हैं, तो अपन कहेंगे इनको कहते हैं कंट्रोल छड़। क्या कहते हैं, कंट्रोल छड़। और ये जो होता है आपका यूरेनियम होता है, तो यहाँ जैसे ही न्यूट्रॉन जाता है और न्यूट्रॉन यहाँ पे तोड़ता है, तोड़ते ही यहाँ ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों ये कौन सी क्रिया है, तो ये नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। और नाभिकीय विखंडन भी ध्यान रखना 2 प्रकार की होती है, एक होती है नाभिकीय विखंडन नियंत्रण क्रिया और एक होती है अनियंत्रण क्रिया। तो यहाँ पर जो परमाणु रिएक्टर होता है इसमें अपन नियंत्रण क्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछ क्या रहा है कि परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयुक्त न किया जाने वाला, तो ध्यान देना कि न किया जाने वाला जो होता है भैया यूरेनियम, तो अपन कहेंगे ये तो होता है, प्लूटोनियम ये होता है, थोरियम ये होता है, लेकिन ये आपका नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन आता है और यहाँ पे 8 नंबर को ध्यान से समझिएगा। उपभोक्ता का जो भार प्राय मापा जाता है। दोस्तों यहाँ पे उपभोक्ता का मतलब होता है कि जैसे अपन सब मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं तो जैसे आपने क्या बना लिया, एक मकान बना लिया, और मकान में बोलो आप क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे ऊर्जा मीटर। क्या लगाओगे, ऊर्जा मीटर। तो भैया ऊर्जा मीटर जो होता है, अंदर जितना भी लोड होता है, मकान के अंदर क्या होता है, लोड। अरे ये जो लोड होता है, अपन कहते हैं कि भैया पंखा लगाना, भैया लट्टू लगाना, अरे कितना वाट का लगाऊं, यही तो बोलते हैं अपन। तो यहाँ जो लोड होता है ये कितना किलोवाट का होता है, क्या कितना किलोवाट का होता है। जब ऊर्जा मीटर अपन लगाते हैं तो आपसे वहाँ पे पूछा जाता है भाई आप मीटर तो लगवा रहे हो, तो ये बताइएगा लोड कितना है, लोड कितने किलोवाट का आपको ऊर्जा मीटर लगवाना है। तो वहाँ पे अपन कहते हैं कि साहब हमको इतने किलोवाट का है। ये जो रीडिंग मापता है ये तो भैया kWh के अंदर मापता है। ये आपका जो ऊर्जा मीटर होता है ये आपका समाकलन कौन सा है, समाकलन यंत्र प्रकार होता है, समाकलन प्रकार का एक यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है। तो यहाँ
किलोवाट के अंदर मापा जाता है। लोड किस में मापा जाता है? हमेशा किलोवाट के अंदर मापा जाता है। ये वोल्ट होता है तो ये किसका मापा जाता है? तो अपन कहते हैं ये तो वोल्टेज में मापा जाता है। अरे ये एम्पियर किसका मापा जाता है? तो अपन कहते हैं ये धारा का मापा जाता है। एम्पियर घंटा होता है, ये किसका मापा जाता है? तो अपन कहते हैं बैटरी है या फिर सेल होता है, तो ये किस में मापा जाता है? तो ये तो अपन कहते हैं किलोवाट का जो होता है ये राइट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? सही होता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहां पे अगला प्रश्न आ चुका है यहां पे। तो अगला प्रश्न है, एक घरेलू उपभोक्ता का भार प्राय होना चाहिए। भाई अपने जस्ट अभी पढ़ा कि घरेलू उपभोक्ता का लोड किस में मापते हैं? तो किलोवाट में मापते हैं। लेकिन वहाँ नॉर्मल अपन कहते हैं कितना होना चाहिए? क्या 10 से 20 किलोवाट? जी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि घरों के अंदर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक नॉर्मल होता है। तो यहाँ 10 किलोवाट तक आता है, 50 से 100 किलोवाट तक आता है, 25 से ये। तो मेरे दोस्तों यहाँ 1 किलोवाट से लेकर के लगभग अपन 5 किलोवाट तक लेते हैं। तो यानी जो बड़ा मकान है, बहुत ज़्यादा डबल मंजिल बहुमंजिला इमारत है, तो वहाँ 10 किलोवाट तक भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, और यहाँ पे साफ कहा गया है कि एक शक्ति संयंत्र, क्या एक शक्ति संयंत्र का मतलब होता है पावर प्लांट, किसी नगर को विद्युत करता है, यानी उस किसी जो नगर है, कॉलोनी है, उसको क्या करता है? वो सप्लाई देता है। तो किस ऋतु में संयंत्र पर अधिकतम लोड पड़ेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, क्योंकि आप खुद सोचिएगा कि घरों में कोई भी लोड जला रहे हो, तो एक होता है जैसे सर्दी, एक होता है गर्मी, और एक होता है बरसात के दिन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत जो होती है वो खर्च कब करते हो आप? तो अपन सीधा सा कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो हमारी विद्युत खर्च होती है वो गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा खर्च होती है। अरे हाँ या ना? क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत सारे पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, इसके अलावा वहाँ पे एसी भी चलती है। जबकि जो टीवी है, तो टीवी तो हर मौसम में चलती है। जबकि सर्दी में पूरे के पूरे पंखे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ेगा, बोलो कौन से में पड़ेगा? तो अपन कहेंगे ग्रीष्म ऋतु के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे गर्मी कह दो या ग्रीष्म ऋतु आप कह दीजिए, तो यहाँ सबसे अधिक लोड पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके ये, एक प्रत्यावर्ती प्रेरणिक भार में जब भार शुद्ध प्रेरणिक हो तो शक्ति वह कितना होता है? दोस्तों इसको इस प्रकार समझिएगा, एक ऐसी परिपथ है और ऐसी परिपथ में एक चौक लगा हुआ है, और ये चौक लगा हुआ है तो यहाँ पे अपन ने सप्लाई दे दी है, तो ये चौक है, तो इसको कहते हैं शुद्ध, क्या कहते हैं? शुद्ध प्रेरणिक, क्या कहते हैं? प्रेरणिक परिपथ, क्या कहते हैं? प्रेरणिक परिपथ। ऐसा परिपथ जिसमें केवल चौक ही लगे होते हैं, केवल चौक ही लगे होते हैं, तो बोलो वो क्या कहलाएंगे? तो अपन कहेंगे शुद्ध प्रेरणिक परिपथ कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो होता है कि भाई अब देखो, एक होता है नॉर्मल, एक होता है शुद्ध। अब इसने क्या कह दिया कि शुद्ध प्रेरणिक है। भाई विद्युत जाएगी तो ये क्या करता है? तो ये आपकी विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यानी एकत्रित कर लेता है। तो ये किस में करेगा? चुंबकीय ऊर्जा में एकत्रित करता है। जब यहाँ पे अपन कहते हैं ये हमें सोर्स देता है, क्या खपत करता है क्या? जी नहीं। तो यहाँ पे जो खपत होती है वो भैया कितनी होगी? 0। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंदर प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध कितना होता है? तो प्रतिरोध अपन कहेंगे भैया 0 होता है। इसमें प्रतिरोध कितना होता है? तो अपन कहेंगे 0 होता है। यहाँ इसके अंदर और भी डाटा यदि पूछा जाए आपसे कि XL बराबर क्या होता है, तो अपन कहेंगे 2 पाई FL होता है। यहाँ पे इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि शक्ति वह कितनी होती है, यानी कि जो खपत होती है, खपत। भाई यहाँ पे प्रतिरोध ही 0 हो रहा है, तो प्रतिरोध 0 है तो खपत क्यों होगी? तो ये बिल्कुल भी खपत नहीं होती है। तो अपन क्या कहेंगे कि 0 होती है। यहाँ पे आपके शुद्ध एक, यदि यहाँ इसकी जगह मैं कैपेसिटर लगा दूँ तो कैपेसिटर भी शुद्ध कैपेसिटर कह दो या आदर्श कैपेसिटर कह दीजिए, तो वहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि उसमें खपत कितनी होती है? 0 होती है। जबकि ध्यान रखना, धारा का जो मान है यानी चालकता का मान होगा ये अनंत होता है। क्या हो जाएगा? अनंत होता है। तो यहाँ पे बोलो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ अपन कहेंगे 0 होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ पे चुंबक से रिलेटेड है। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से,
तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि ये आपका चुंबक है, ठीक है। इसमें N ध्रुव है और S ध्रुव है। जहाँ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, जहाँ से बाहर की ओर निकलती है वो N ध्रुव होता है, और जहाँ पे अंदर बाहर यानी प्रवेश करती है, तो जहाँ प्रवेश करती है उसे अपन क्या कहेंगे? S ध्रुव कहते हैं। जबकि अंदर की अगर चर्चा करते हैं तो भैया ये इस तरह तो मिलेगी ना, ये इस तरह मिलती है, यो इस तरह मिल जाती है, तो अंदर इस प्रकार से है, तो S से N की ओर अंदर प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ जो बीचों बीच में से जो रेखा निकल जाती है, इसे तो कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? चुंबकीय। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। एक बीचों बीच से एक रेखा और गुजरती है मेरे दोस्तों, लेकिन वो लंबवत होती है। मुख्य चुंबकीय अक्ष के क्या होती है? लंबवत होती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो भैया इसको चुंबकीय अक्ष तो है, लेकिन ये उदासीन है। क्या है ये? उदासीन। तो ये उदासीन चुंबकीय अक्ष है, ये उदासीन चुंबकीय अक्ष होती है। दूसरा अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ये कुल बल रेखाएं निकलती है, ये जो कुल बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, तो इसे कहते हैं अपन चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय फ्लक्स। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसका प्रतीक जो होता है वो फाई होता है, जबकि इसका मात्रक की बात करते हैं, क्या मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक होता है इसका वेबर। क्या हो जाता है? वेबर। जबकि यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा एरिया है, लेकिन अपन को पूरा एरिया नहीं लेना, अपन को लेना है मात्र यहाँ पे, जैसे अपन ने कहा कि मुझे तो इकाई क्षेत्र है। अरे मेरे दोस्तों, इकाई क्षेत्र में से गुजरने वाला फ्लक्स, इकाई क्षेत्र में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, अरे यह क्या कहलाएगा? तो अपन कहेंगे ये चुंबकीय फ्लक्स। क्या? ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। अरे इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है बी। क्या हो जाएगा? बी। अरे इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। अरे इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? तो अपन कहते हैं क्या गुजर रहा था? तो वेबर गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा था? प्रति इकाई क्षेत्र में से गुजर रहा था, और क्षेत्रफल का यहाँ मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मात्रक तो होता है टेस्ला, दूसरा मात्रक होता है यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान से आपको एक एक कड़ी को समझना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, बोलो एक सदिश राशि है, यहाँ अदिश राशि है, यहाँ फेजर है, यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी राशि है या कौन सी राशि नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लग यानी चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल अगर एमएमएफ पूछता है, एमएमएफ, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय वाहक बल जो है ये एक प्रकार की कौन सी राशि है? तो अपन कहेंगे अदिश राशि होती है। लेकिन आपसे पूछा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछा है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कौन से प्रकार की राशि होगी? एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि हो जाएगी? तो यहाँ सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है, और इस अगले प्रश्न को कमेंट बॉक्स में के अंदर आप बताइएगा। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम निम्न ज्ञात करने के लिए होता है। फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ जनित्र है भैया ना, ये जनित्र है, जनित्र के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए, यहाँ मोटर में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, और प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है आपको। तो देखिएगा दोस्तों, फ्लेमिंग का दायां हाथ है और फ्लेमिंग जी ने दो हाथ दिए थे, तो यहाँ पे एक दायां हाथ होता है और एक होता है बायां हाथ। तो यहाँ पे जो फ्लेमिंग है इसने दो हाथ दिए, एक फ्लेमिंग का दायां हाथ, एक फ्लेमिंग का बायां हाथ। इन दोनों में ही ज़्यादा अंतर नहीं है। फ्लेमिंग जी ने सीधा कहा कि भैया बायां हाथ लीजिएगा, और बायां हाथ लेकर के अपन क्या करते हैं कि इसमें ये देखना है कि आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ये अंगूठा होता है, ये पहली अंगुली होती है और ये आपकी दूसरी अंगुली होती है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये पहली अंगुली है, ये दूसरी अंगुली है, और ये पहली अंगुली, दूसरी अंगुली और ये अंगूठा है। इन तीनों के बीच में परस्पर कितना डिग्री का अंतर होना चाहिए? तो अपन कहेंगे भैया परस्पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अंगूठा
अब अपन बात कर रहे हैं दाएं हाथ, तो अंगूठा दर्शाता है हमेशा चालक यानी कि आर्मेचर के घूमने की दिशा को। पहली जो अंगुली होती है ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कह दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स कह दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे और एक होता है ये बड़ी अंगुली यानी मध्य अंगुली। जो मध्य अंगुली होती है ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो भैया ये प्रेरित ईएमएफ को, आरोपित ईएमएफ नहीं, प्रेरित ईएमएफ यानी उत्पन्न जो ईएमएफ होता है इसको रिप्रेजेंट करती है। जबकि यहाँ पे बाएं हाथ की बात करते हैं तो अंगूठा वही घूमने की दिशा है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, लेकिन जो ये आपकी मध्य अंगुली होती है ये प्रेरित ईएमएफ या धारा को नहीं दर्शाएगी, ये आरोपित को दर्शाएगा। जबकि जो इस हाथ की जो अंगुली है ये प्रेरित ईएमएफ को दर्शाती है। आपका दाहिना हाथ है ये डीसी जनरेटर या फिर अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है, जबकि बायां हाथ होता है ये मोटर के अंदर प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां फ्लेमिंग का जो दायां हाथ है भैया फ्लक्स की दिशा, ध्यान रखना फ्लक्स की दिशा यहां कहां से आएगा, तो अपन कहते हैं कि यहां पे इस दाहिने हाथ को इससे पकड़िएगा, तो यहां अगर किसी चालक को पकड़ते हैं तो जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को दर्शाता है, और यहां पे उंगलियां बोलो किसे दर्शाएगी, उंगलियां बोलो किसे दर्शाएगी, तो यहां पे अपन कहते हैं कि ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को। लेकिन ये फ्लेमिंग जी ने दिया था या मैक्सवेल ने दिया था, तो ये तो मैक्सवेल ने दिया था और अपन से पूछा जा रहा है यहाँ फ्लेमिंग का दाहिना हाथ, तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ तो ये था। अलग अलग वैज्ञानिक है, इस चीज को बड़े गौर से ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर के अंदर जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसकी दिशा को अपन ज्ञात करेंगे। तो फ्लक्स की दिशा यहाँ पे जनित्र में घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए जनित्र में घूर्णन दिशा ये है, और एक होता है मोटर में धारा की दिशा, और एक होता है प्रेरित यानी उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। अब मेरे दोस्तों यहां पे देखो, यहां केवल आपका मोटर का गलत होगा, ठीक है, बाकी जो अपना फ्लक्स बन रहा है उसकी दिशा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे जनित्र, ये भैया जनित्र है ना, बार बार ध्यान रखना, जनित्र है, इसमें घूर्णन की दिशा भी इससे ज्ञात कर सकते हैं, और यहां से प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में यह तो यह आता कि इनमें से क्या ज्ञात नहीं कर सकते, तो अपन करते कि भैया मोटर में धारा की दिशा ज्ञात नहीं कर सकते। अब आपसे अगर इस प्रकार का पूछ ही लिया है तो आपको बेटर ऑप्शन यहां चुनना है। क्या चुनना है? बेटर ऑप्शन कि फ्लेमिंग का दाहिना हाथ। तो मेरे दोस्तों यहां पहली प्राथमिकता दी जाती है घूर्णन यानी कि बल की दिशा को, तो राइट ऑप्शन ये करेंगे ये। वैसे मेरे दोस्तों ध्यान रखना प्रेरित ईएमएफ भी होता है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी होती है और ये भी होता है, लेकिन अब मजबूरी ये आ गई कि करे तो क्या करे, या तो इसकी जगह यहां लिखता उपयुक्त सभी, तो अपन उपयुक्त सभी कर देते, लेकिन या फिर कहता प्रश्न में कि क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो मोटर में ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहां पे अगर इस प्रकार का दे चुका है, क्योंकि आया हुआ एग्जाम में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका कि जनित्र में घूर्णन की जो दिशा होती है, वो घूर्णन की जो दिशा होती है यानी आर्मेचर के जो चालक की दिशा होती है, वो चालक की जो दिशा ज्ञात करते हैं वो बोलो किसके द्वारा करते हैं, तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं फ्लक्स की आराम से जो पहली अंगुली है वो फ्लक्स को ही तो दर्शाएगी दिशा को, आपकी दूसरी जो अंगुली होती है ये किसको, प्रेरित ईएमएफ को, लेकिन आपका जो अंगूठा होता है ये आपके जो इसको दर्शाएगा कि आर्मेचर किस दिशा में घूम रहा है, किस दिशा में नहीं घूम रहा है, उसको भी दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कौन सा पदार्थ फेरामैग्नेटिक में आता है। दोस्तों यहाँ पे जो चुंबकीय जो पदार्थ होता है, क्या जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अरे मेरे दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पे चुंबकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे एक होता है चुंबकीय पदार्थ, कौन सा होता है, सॉरी लोहा चुंबकीय पदार्थ, कौन सा होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ, जिसको अपन क्या कहते हैं, फेरामैग्नेटिक कहते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे अनुचुंबकीय, कौन सा होता है, अनुचुंबकीय, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और तीसरा होता है यहाँ पे क्या,
प्रति चुंबकीय क्या कौन सा होता है? प्रति चुंबकीय होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब दोस्तों ये क्या है? तो अपन कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वहाँ चुंबकीय बल रेखाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो वो पदार्थ कौन सा कहलाएगा? तो अपन कहेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। आपसे कहा जाए कि वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं में अगर कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है तो बोलो वो क्या कहलाएगा? तो अपन कहेंगे अनुचुंबकीय कहलाता है। यहाँ पे वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं को गठा देता है, चुंबकीय बल रेखाओं में गठा देता है, तो बोलो वो क्या कहलाएगा? प्रति चुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। अरे अब ये पदार्थ कौन से हैं? तो भैया ये लोहा होता है, ये कोबाल्ट होता है, ये निकिल होती है, ये इस्पात होता है, ये गैलोडीनियम होता है। अगर ऐसे पदार्थों को अपन चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो लोहा चुंबकीय कहलाता है। अब आपसे पूछ रहा है वो, अब देखो मैं इसलिए दोनों नाम बराबर लिखता हूँ, अगर आपको अनुचुंबकीय देते था तो आप कर देते, लेकिन आपको दे दिए यहाँ पैरामैग्नेटिक। अब कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक को कहते हैं अपन अनुचुंबकीय, यानी ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो ना तो वृद्धि करे और ना कमी करे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ऐसे कौन कौन से हैं तो मैंने आपको कई वीडियो के अंदर ट्रिक भी बताई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है तो अपन फिर वापस देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने कहा 100 प्लेट में ऑक्सीजन, 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में, किसमें? हवा में उड़ गए। यहाँ पे ये तो यहाँ से भैया 100 से बनाया अपन ने सोडियम। अरे क्या बनाया? 100 से बनाया सोडियम। यहाँ प्ले से बनाया अपन ने प्लेटिनम। क्या बनाया? प्ले से बनाया प्लेटिनम। अरे टै से बनाया टंटालम, टै से बनाया टंटालम। में से बनाया मैग्नीज। क्या बनाया? में से मैग्नीज। यहाँ से ऑक्सीजन से क्या बन गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बन गया? कैल्शियम। क्या बन गया? कैल्शियम। यहाँ से अपन कहते हैं हवा, हवा से यहाँ बढ़ा देते हैं हवा। न से बन जाता है यहाँ निर्वात, और यहाँ ए से आ जाता है एल्यूमिनियम। आपसे पूछा जा रहा है पैरामैग्नेटिक में आता है, अरे भैया क्या आता है? यहाँ पे सोडियम है क्या? नहीं है। प्ले से प्लेटिनम है क्या? नहीं है। टै से टंटालम है क्या? नहीं है। में से मैग्नीज है क्या? नहीं है। आ से ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। यहाँ कैसे कैल्शियम है क्या? नहीं है। अपन कहते हैं हवा है क्या? जी हाँ, ये तो बैठी है हवा यहाँ। तो यहाँ क्या है? हवा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ। अब मेरे दोस्तों कई क्वेश्चन क्या है, कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैरा पूछ रहा है, पैरा पूछ रहा है। भाई पैरा तो है, लेकिन ये दिमाग में से निकल जाता है कि यार ये पैरा लोहे का है या अणु का है। तो ऐसे याद रखो, देखो कैसे आप ऐसे करो। यहाँ ल से लोहा है, तो ल से लड़की याद रखो कि लड़की ने साहब क्या ले लिए? फेरे ले लिए। लड़के ने क्या ले लिए? फेरे ले लिए। ठीक है, अब फेरे ले लिए तो लड़की का तो नाम पता लगाओ कम से कम। तो भाई उस लड़की का नाम था, क्या था? अनु। क्या थी? क्या नाम था उसका? अनु। और अनु जब लड़के से शादी करती है तो शादी के बाद में वो क्या हो जाती है? बोलो प्रेग्नेंट। क्या हो जाती है? शादी के बाद में प्रेग्नेंट, यानी पैरा यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाती है तो 3-4 महीने बाद आप लड़कियों से पूछना तो यहाँ पे तो वो जो प्रतिदिन है उसको क्या आती है? फिर डकार आती है, खट्टी खट्टी सी डकारें आती है, पूछना कभी। तो यहाँ पे प्रतिदिन क्या आती है? डकार। प्रतिदिन क्या आती है? डकार आती है। तो ध्यान रखना, एक लड़की थी जिसने फेरे ले लिए और उसका नाम क्या था? अनु था। अनु क्या हो गई? बोलो प्रेग्नेंट। और प्रतिदिन क्या है? उसको डकार। इसमें जो चुंबकशीलता है वो 1000 तक होती है, जबकि इसके अंदर जो चुंबकशीलता होती है वो 1 या 1 से कुछ अधिक होती है, जबकि इसमें 1 से कम होता है। ये चीज भी ध्यान रखना, किससे? 1 से कम होता है। इसको अपन किससे दर्शाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से दर्शाते हैं, जबकि इसको अपन डॉट से दर्शाते हैं, जबकि ये शून्य होता है। ये आपका धनात्मक होता है, ये आपका ऋणात्मक प्रकृति में होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्यों? अनु नाम की लड़की थी, लड़के से क्या करने लगे? प्यार। तो उसको क्या लेके आए? नाश्ते। तो 100 प्लेट में जैसे ही लेके आए और वो हवा में क्या हो गए? उड़ गए। तो इस तरह तरीके से याद रखना। तो यहाँ पे सीधा सा आ गया कि ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। किसका मान शून्य होने पर
प्रवाहित धारा शून्य हो जाती या होती है। तो अपन कह रहे हैं किसका मान शून्य होने पर। भैया आराम से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा कि एक ये प्रश्न ये बना दिया परिपथ ये, और मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 100 वोल्टेज दे दिया है और इसमें कुछ क्या गुजर रही है, धारा गुजर रही है, और इधर ही है लोड। अब आसानी से पूरा का पूरा बंद परिपथ है, धारा जा रही है। आपसे पूछा गया है कि किसका मान मैं शून्य करूं इसमें, जिससे प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या हो जाए, तो शून्य हो जाए। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने जब ये कहा कि भाई चलो यही है, तो यहां पे ये है, तो यहां इस तार में से ये गुजर रहा है, तो यहां विभव है क्या, कि हमने कहा कि विभव है। यहां से इधर आए और यहां पे भी विभव है, क्या दोनों विभव के टर्मिनलों पर मापा गया विभव का जो अंतर होता है वो बोलो क्या कहलाएगा, तो अपन कहेंगे विभवांतर होगा। अरे भाई सीधा सा है, यहां 100 दे दिया, यहां 90 मिला, तो यहां पे दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न विभव का जो अंतर होता है वो क्या होता है, विभवांतर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां बोलो विभवांतर हुआ कि नहीं हुआ, खचा हुआ, लेकिन मैं ये कह दूं कि यहां पे ये दोनों पॉइंट क्या है, बराबर है। अब बराबर है तो धारा गुजारो किधर जाएगी, अरे धारा गुजरेगी क्या, अपन कहेंगे नहीं गुजरेगी। क्यों, क्योंकि धारा जो होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहां पे मुझे यह बताइएगा कौन सा तो उच्च विभव है और कौन सा निम्न है, कि नहीं है, क्या इसमें विभवांतर है, जी नहीं, यहां विभवांतर नहीं है। और जब विभवांतर ही नहीं है तो इसमें धारा गुजरेगी क्या, नहीं गुजरेगी। इसका मतलब धारा गुजरने के लिए अरे मेरे दोस्तों किसका होना जरूरी है, तो अपन कहेंगे यहां पे विभवांतर। किसका होना जरूरी है, विभवांतर। अगर विभवांतर 0 है ना तो बोलो धारा भी कितनी होगी, 0 होती है, क्योंकि इस परिपथ में 100 है दोनों जगह, विभवांतर 0 है तो इसमें धारा भी कितनी है, 0 होती है। तो अपन कहेंगे कि अगर विभवांतर 0 है तो यहां पे धारा का मान भी 0 होता है। बिना विभवांतर के धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करना है तो बोलिए किसका होना जरूरी है, विभवांतर का होना जरूरी है। विभव का, चालक का, प्रतिरोध का, विभवांतर का। तो अपन कहेंगे भाई चालक तो होगा ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन चालक के अंदर कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए जिसके अंदर धारा प्रवाहित क्या हो जाए, न हो। तो अपन कहेंगे वहां पे क्या हो कि वहां पे विभवांतर का मान क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो बोलो क्या हो जाएगी, धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, 0। अब आपसे मैं थोड़ा सा ये पूछता हूं, विभव, विभव क्या है, तो अपन सीधा सा कहेंगे कि कोई इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अरे जो ये विभव होता है इसका प्रतीक क्या होता है, तो अपन कहेंगे V होता है। अरे इसका मात्रक क्या होता है, तो भैया मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, अरे इसका दूसरा मात्रक तो बताइएगा जरा क्या होता है, बताइए 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 क्या होता है। तो यहां अपन कहते हैं कि भाई इसका जो दूसरा मात्रक होता है ना वो जूल प्रति क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम होता है। तो यहां पे दूसरा अपन कहते हैं विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट होता है। एक होता है प्रतिरोध, अरे ये प्रतिरोध का तो प्रतीक क्या है, आर। ये धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या है, गुंडा है। ये क्या है, कारक होता है। तो यहां पे इसका प्रतीक क्या है, ये आर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो अपन कहेंगे मात्रक होता है ओम। आपसे पूछ ले इसकी रेटिंग क्या है, तो ध्यान रखना प्रतिरोध की रेटिंग होती है वाट। क्या होती है, वाट। अरे प्रतिरोध को बोलो किससे मापा जाता है, तो अपन कहेंगे कि प्रतिरोध को मापने के लिए बोलो किसका प्रयोग करोगे। अरे प्रतिरोध को मापने के लिए यहां पे ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। बोलो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम ओम मीटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहां राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अपन कह देंगे सीधा कि भैया विभवांतर को 0 कर दीजिए, धारा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। अगला प्रश्न ले लीजिए। यहां पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहां से एक के बाद एक क्वेश्चन को इस तरह से पोस्टमार्टम कर दीजिए ताकि उसके बाद में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सी युक्ति कार्य नहीं करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। यहां पे अपन कहते हैं धारा, धारा के प्रभाव। ये धारा के कितने प्रभाव है, पहला जैसे कि अपन कहते हैं ऊष्मीय यानी हीटिंग, दूसरा अपन कहते हैं चुंबकीय, तीसरा होता है
रासायनिक। चौथा होता है किरण और पांचवा होता है गैस आयनीकरण। आयनीकरण ये टोटल 5 प्रभाव होते हैं। 5 प्रभाव इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों ऊष्मीय का मतलब क्या है कि जैसे अपन कहते हैं तार है, अरे इस तार के अंदर धारा जाती है तो ये ठंडा होगा गर्म होगा, अपन कहेंगे सीधी सी बात है गर्म होगा। ये गर्म होगा तो किसके कारण हुआ, तो अपन कहेंगे धारा के कारण। तो वो क्या होगा कि ये ऊष्मीय प्रभाव। अब ऐसा कौन सा चालक है, तो अपन कहते हैं जैसे नाइक्रोम है, कैंथल है, ठीक है, टंगस्टन है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ अपन कहेंगे भैया जैसे हीटर है, प्रेस है, इमर्सन रोड है, सोल्डरिंग आयरन है, इन सभी के अंदर कौन सा प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव। बात आती है चुंबक की। अपन कहते हैं लोहे का टुकड़ा है और इसके ऊपर ये तार लपेट दिया तांबे का बहुत ज्यादा और इसको अपन सप्लाई दे देते हैं। अरे ये टुकड़ा बोलो चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा ये तो चुंबक, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब यहाँ पे चुंबक ये बन चुका है, अरे तो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका उपयोग तो अपन ऐसे मोटरों में भी करते हैं, जनरेटर में करते हैं, अल्टरनेटर में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं, बस तो यही तो हो गया सारा कल्याण। तो यहीं पे अपन कहते हैं कि ये कौन सा प्रभाव होगा, चुंबकीय प्रभाव होगा। अपन कहते हैं कि यहाँ रासायनिक प्रभाव है। अरे मोबाइल की बैटरी को आप चार्ज करते हो क्या, करते हैं क्या, उसके अंदर विद्युत स्टोर होती है, होती है, किस क्रिया के कारण होती है, तो रासायनिक के कारण। तो सेल है, बैटरी है, इसमें कौन सा प्रभाव मिलेगा आपको, तो अपन कहेंगे रासायनिक प्रभाव है। अरे भाई हाथ पग टूट जाते हैं कई बार, तो बोलो हॉस्पिटल के अंदर एक्सरा करवाते हो नहीं करवाते हो, करवाते हैं। ऊपर से बोलो लाइट पड़ती है क्या, हड्डियों के ऊपर पड़ती है, अरे तो वो प्रभाव कौन सा होता है, तो वो किरण प्रभाव होता है। कौन सा होता है, आपने कभी रोड पे या शादी समारोह में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जो लैंप होते हैं, जैसे ही उनको स्विच ऑन करते हैं तो बहुत हल्की सी लाइट जलती है, लेकिन कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि धीरे धीरे वो प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस का आयनीकरण होता है, गैस डिस्चार्जकरण होता है वहां पे। तो वहां पे बोलो कौन सा हो जाएगा, गैस आयनीकरण। अब आपसे क्या पूछा है प्रश्न, तो ये तो धारा के 5 प्रभाव होते हैं और मैंने सारा एनालिसिस कर दिया है। अब पूछ रहा है कि ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सी युक्ति कार्य नहीं करती है। अरे वाटर हीटर होता है, वाटर हीटर होता है, क्या गर्म होगा कि नहीं होगा, जो होगा। ये तो फिलामेंट है, 10 रुपए का जो लट्टू लेके आते हो 100 वाट का, क्या हाथ लगा सकते हो 5 मिनट बाद में, नहीं लगा सकते। तो उसके अंदर तो तंतु लैंप होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यहां पे बात की जा रही है विद्युत केतली। अरे एक छोटी सी केतली होती है जिसमें दूध है, पानी है, चाय है, वो गर्म कर सकते हो आप, गर्म कर सकते हो, तो ये भी है। अरे मोटर, अरे मोटर जैसे ही चलाते हो तो उसके अंदर विद्युत जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है कि नहीं बनता है, कहते इसमें तो बनता है। तो इसमें सारा खेल ही किसका है, चुंबक का है, और मैं बार बार बता रहा हूं कि ये है। तो यहां पे कौन सा नहीं है, तो अपन ठोक देंगे, बोलो कौन सा है, तो यहां सीधा सा ठोक देंगे अपन मोटर। मोटर की जगह यहां पे जनरेटर आ जाए, अल्टरनेटर आ जाए, ट्रांसफार्मर आ जाए, कोई भी आ सकता है, जबकि ये सारे के सारे वो लोग किसके हैं, तो यहां अपन कहेंगे सारे के सारे भैया ये ऊष्मीय प्रभाव होते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लीजिएगा 17 नंबर। और ये 17 जो नंबर है ये बहुत ही अच्छा है। भूमि, भूमि कह दे, भू कह दे, धरा कह दे, पृथ्वी कह दे, धरातल कह दीजिए, कोई सा भी वर्ड बोल सकता है। दोस्तों ध्यान रखना के विभव का मान क्या होता है, मान क्या होता है। तो यहां पे कि जो आपकी धरातल है, ये भूमि है, इसका क्या पूछ रहा है, वो विभव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है। अरे मेरे दोस्तों यहां पे जो भूमि होती है इसका जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध इसका जो होता है वो 0 होता है, लगभग। लगभग कितना होता है, 0 होता है। और 0 होता है तो भैया उसके अंदर विभव भी कितना होगा, तो अपन कहेंगे विभव भी क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसके अंदर विभव भी क्या होता है, 0 होता है। ये लो साहब 0 कर दिया आपने। अगर किसी कूलर है, कोई फ्रिज है, कोई प्रेस है, उसकी बॉडी को अगर पृथ्वी से जोड़ देते हो तो भैया उस प्रेस का विभव भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। यानी धरातल से कोई भी विद्युत प्रवाहित होने वाली वस्तु को अगर जोड़ देते हो तो उस वस्तु का विभव भी बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहाँ भूमि का विभव पूछा है, भूमि का प्रतिरोध पूछ ले चाहे विभव पूछ ले, दोनों ही लगभग क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ठोक दीजिए यहाँ पे सी आंसर। क्या ठोक दीजिए, सी आंसर ठोक दीजिए, कल्याण जल्दी हो जाएगा दोस्तों।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है भूमि के प्रतिरोध का मान। दोस्तों अभी पूरा जिक्र मैंने कर दिया है, आपका सीधा इसमें ठोक दीजिए कि भूमि का प्रतिरोध भी कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ चुका है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु में प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव। दोस्तों अभी तो जस्ट बताया मैंने कि जब कोई वस्तु को पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाता है और उस वस्तु के अंदर जो विभव था वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ सीधा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक में ही मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन कह रहा है एमीटर की मापन रेंज निम्नलिखित यानी निम्न के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, यहां अपन कहते हैं कि भैया एक परिपथ है और ये हमारा लोड लगा दिया, ठीक है, लोड लगा दिया, और यहां हमारी सप्लाई हो गई, ये लो साहब, ये सप्लाई है। दोस्तों लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पे अब ये लोड है तो लोड धारा लेगा, ठीक है भैया, ये गई हमारी धारा, और ये लोड धारा कितनी है कितनी नहीं है इसका मापन करना है, तो भैया इसके लिए मीटर लगाना पड़ेगा। अरे तो मीटर उठाइएगा, एमीटर, तो यहां पे अपन लेते हैं ये एमीटर, और जैसे ही हमने एमीटर लगाया, ये क्या है? एमीटर है, और ये एमीटर तो लगा दिया, लेकिन हमने चेक किया कि भाई साहब ये तो 10 एम्पियर ही लास्ट दर्शा सकता है, जबकि हमारा जो लोड है ये लगभग 12-13 एम्पियर लेता है। पैसा है नहीं कि दूसरा ले आए बड़ी क्षमता का। अब अपन टेक्निकल पढ़ते हैं, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी से पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अब कुछ जुगाड़ लगाइए, और इसकी जो माप सीमा है यहाँ पे जो लिख रखी है ना, ये जो इसका पैमाना, इसका विस्तार की, जिसकी रेंज बढ़ाइएगा। रेंज बढ़ाना है तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसके अंदर क्या गुजर रहा है, तो अपन कहेंगे कि जो हमारा एमीटर होता है इसके अंदर भैया प्रतिरोध निम्न है, ठीक है, इसके अंदर धारा उच्च होती है। अरे इसके अंदर प्रतिरोध निम्न क्यों है? और कम करो इसको, किसको? प्रतिरोध। यानी जो मीटर के अंदर अगर प्रतिरोध और कम हो जाएगा तो इसके अंदर धारा का मापन भी और ज्यादा हो जाएगा। तो यानी प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या करें, तो इसके समांतर में, जी हां, समांतर में एक निम्न मान का, बहुत निम्न मान का एक क्या जोड़ दीजिए, यहां पे प्रतिरोध जोड़ दीजिए। तो यहां ये जो प्रतिरोध जोड़ा है ना आपने, ये कौन सा है? संट प्रतिरोध। कौन सा है ये? तो अपन कहेंगे इसे कहते हैं भैया संट प्रतिरोध। और ये संट प्रतिरोध बोलो किसका बनेगा, तो अपन कहेंगे मैग्निन। किसका बनेगा? और मैग्निन ऑप्शन में नहीं आए तो ठोक दो यूरेका। क्या ठोक दो? यूरेका। तो कितने क्वेश्चन हो गए देखो ध्यान से। लोड धारा को किससे मापा? एमीटर से मापा। किस क्रम में जोड़ा? श्रेणी क्रम में। कौन से तार में? फेज तार के श्रेणी क्रम में। अब आपको यहां पे करना है कि भाई यहां इस मीटर का माप सीमा बढ़ानी है, तो माप सीमा बढ़ाने के लिए निम्न मान का, कौन से मान का? तो अपन कहेंगे निम्न मान का। यहां पे है निम्न मान का, तो निम्न मान का एक प्रतिरोध लेंगे और यंत्र के किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो वो संट प्रतिरोध कहलाता है, और ये मैग्निन या यूरेका का बना होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो एमीटर की माप सीमा के लिए बढ़ाई जा सकती है। संट में उच्च प्रतिरोध लेंगे क्या? अरे भैया उच्च कहां से लेंगे, हम तो निम्न लेंगे, तो उच्च वाले को तो काट दीजिए आप ऐसे ही तुरंत, ठीक है। अब निम्न आ गया, तो क्या श्रेणी में जोड़ेंगे क्या? कि जी नहीं, श्रेणी में नहीं जोड़ते, हम तो संट में जोड़ते हैं, तो ठोक दीजिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कि संट में निम्न प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये देखिएगा। अगला प्रश्न है यहां पे, तो उच्च वोल्टता डीसी संचरण के मामले में कम से कम कितने चाल की जरूरत रहती है? दोस्तों यहां उच्च वोल्टेज डीसी संचरण का मतलब होता है पारेषण। क्या होता है? पारेषण। पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, और जब ट्रांसमिशन होती है तो यहां पे अपन कहते हैं डीसी पारेषण। क्या होती है? डीसी पारेषण। तो डीसी पारेषण भैया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जरा समझिएगा। एक होती है होमोपोलर। क्या होती है? होमोपोलर। एक होती है यहां पे बाईपोलर। एक होती है होमोपोलर, एक होती है
बाईपोलर और दोस्तों एक होती है, देखो इसमें तो अपन कितने चालक प्रयोग करेंगे, इसमें हमारे दो चालक प्रयोग होते हैं। होमोपोलर जो होता है, क्या होमोपोलर जो होता है इसके अंदर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो इसमें अपन कहेंगे तीन या अधिक, या तीन या तीन से अधिक होते हैं। और एक होती है यहाँ पे जिसमें ओनली फॉर एक आता है। तो यहाँ होमोपोलर हो गया, बाईपोलर हो गया, एक दोस्तों दिमाग से निकल रहा है मेरे, होमोपोलर है, बाईपोलर है, और एक अभी निकल गया, दिमाग से आने दो। उसमें केवल अपन एक ही चालक प्रयोग करते हैं। कितना चालक? एक। तो कम से कम ये क्या पूछ रहा है, उच्च वोल्टता डीसी संचरण के मामले में कम से कम कितने चालकों की, तो भैया कम से कम अपन एक चालक प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो यहां पे EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन पर प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर किसके बने होते हैं? दोस्तों यहां पे अपन कहते हैं कि ये लाइन आपने बखूबी देख ली होगी, ये इस प्रकार की। तो यहां पे और ये इस प्रकार के जो पोल होते हैं इनको कहते हैं टावर। और दोस्तों यहाँ पे अपने क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ये इस प्रकार से इंसुलेटर होते हैं। और यहाँ पे हमारे जाते हैं लाइन, और दो ऊपर जाते हैं तो इनको तो कहते हैं अपन दोनों को ही अर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ। जो ये आकाशीय विद्युत से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं इन लाइनों की। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये, इनको कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। और ये कौन से होते हैं, तो अपन कहते हैं ये सस्पेंशन, सस्पेंशन कह दीजिए, या इनको कहते हैं निलंबन, निलंबन, या इसको कहते हैं लटकवा इंसुलेटर भी कहते हैं, या फिर अपन क्या कहते हैं इसको, डिस्क भी कहते हैं। तो एक डिस्क कितना केवी सहन करता है, तो 11 केवी एक डिस्क होती है, तो सहन करती है। तो ये किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं कि भैया ये आपके पोर्सलिन के बने होते हैं, और ये कांच के भी बने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों करेंगे, नहीं पहली प्राथमिकता तो भैया अपन पोर्सलिन करते हैं। तो राइट ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोर्सलिन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे सीधा सा अगला प्रश्न अपन लेकर आ चुके हैं, और ये देखिएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? तो यहाँ रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? भैया रेक्टिफायर होता है, और रेक्टिफायर होता है यानी कि अपन कहते हैं दिष्टकारी, दिष्टकारी। तो यहाँ जो दिष्टकारी है तीन प्रकार के हैं, जैसे कि अपन ने कहा हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, और एक होता है मेरे दोस्तों ब्रिज। कौन सा होता है? ये ब्रिज प्रकार का होता है। इसके अंदर जो डायोड होते हैं वो केवल एक डायोड अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कितने डायोड होते हैं, तो अपन कहते हैं इसके अंदर दो डायोड अपन प्रयोग करते हैं। इसमें दो डायोड होते हैं, जबकि यहाँ पे कितने डायोड लगाए जाते हैं, तो दोस्तों इसमें होते हैं 4 डायोड। कितने डायोड प्रयोग करते हैं? 4 डायोड अपन प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो आपका रेक्टिफायर होता है ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? डायोड पे होता है। इसमें हाफ वेव में पूछे तो एक, फुल वेव में पूछे तो दो, इसमें केवल एक बार में एक ही डायोड प्रयोग होगा। और ब्रिज के अंदर पूछे तो सीधा ठोक देना कि 4 डायोड प्रयोग होते हैं। हाफ वेव जो डायोड होता है इसकी दक्षता आपसे पूछ ले तो 41.6% करनी है। क्या दक्षता, एफिशिएंसी पूछ ले तो इसका डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 82 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2। यही होगा ना, 41, 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे ये हो गया 1 1 2 2 3 हो गया, और यहाँ पे 81 पॉइंट, हाँ यही, तो यहाँ सॉरी 40.6, हाँ ये। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि 40 पॉइंट कितना होता है, 6, और यहाँ पे होता है 81.2, 81.2, और 81 पॉइंट कितनी होती है, 2 एफिशिएंसी इसकी होती। तो ध्यान रखना, इसकी अगर वेव पूछे आउटपुट वेव तो इस प्रकार से होती है, जबकि इसकी ऐसे होती है पल्सेटिंग, ये इस प्रकार की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है, तो सीधा ठोकेंगे अपन कि डायोड के संचालन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे।
और ये लीजिएगा भैया अगला प्रश्न कि एक सर्किट में जेनर, जेनर कह दीजिए या फिर ये क्या है जीनर, जीनर, जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं जीनर, जीनर डायोड, जीनर डायोड। इसका पहले सबसे पहले बात कीजिए प्रतीक कि इसका प्रतीक कैसे है। तो भैया है तो ये कौन सा, तो अपन कहेंगे है तो डायोड ही, ठीक है डायोड है तो, लेकिन भाई डायोड है तो डायोड तो बनाओ। अरे क्या नाम है इसका, जीनर। तो जैसे जीनर जैसे जेड हो रहा है तो भैया जेड क्या करती बना दो येलो साहब, ये कल्याण हो गया मिनटों में। और इधर कर दो एनोड और इधर ठोक दो कैथोड। यहाँ पे गलती से उल्टा आ जाए तो उल्टा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जीनर डायोड। अब जीनर डायोड होता है ये हमेशा रिवर्स, रिवर्स अवस्था में काम करता है और ये हमेशा वोल्टेज को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है, ये वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है, ये नियंत्रण। तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा ऐसे। कैसे लगाएं कि इसका एनोड तो माइनस में लगा दो बैटरी के में और भैया कैथोड लगा दो किसमें, पॉजिटिव के साथ में। तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है, ये रिवर्स कंडीशन हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, जीनर डायोड का सिंबल याद रखना है, किस अवस्था में लगेगा, रिवर्स में लगेगा और ये वोल्टेज को नियंत्रण करना है, इतना ही याद रखना है। अभी ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार से होता है, क्या फॉरवर्ड में होता है, जी नहीं, फॉरवर्ड में नहीं होता है। सीरीज में होता है, जी नहीं। रिवर्स में होता है, जी हाँ, यहाँ पे रिवर्स। और ध्यान रखना रिवर्स बायस को अपन कहते हैं पश्च अभिनति। कई बार हिंदी देके कंफ्यूज कर देता है भैया, तो यहाँ पे अपन कहेंगे पश्च अभिनति। तो यहाँ पे पश्च अभिनति भी अपन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, ये 25 नंबर को ध्यान से समझिएगा। घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। भैया घरों के अंदर अपन वायरिंग करते हैं, वैसे वायरिंग की अगर बात करते हैं तो वायरिंग की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी, कौन सी होती है, अस्थायी, और एक क्या होती है, स्थायी होती है। जो स्थायी होती है, ध्यान से समझिएगा, अस्थायी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्लेक्सिबल, कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल, और एक होती है भैया क्लिट, कौन सी होती है, क्लिट। तो यहाँ क्लिट वायरिंग होती है, जबकि यहाँ जो स्थायी होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ जैसे अपन कहते हैं कैसिंग कैपिंग, कौन सी होती है, एक होती है कैसिंग कैपिंग, एक होती है यहाँ पे बैटन वायरिंग, एक होती है यहाँ कि लेड सिथड़, कौन सी होती है, सीसा बैटन कह दीजिए, सीसा कवर, और एक होती है भैया कंड्यूट पाइप वायरिंग। और कंड्यूट पाइप वायरिंग भी दो प्रकार होती है, एक होती है भूमिगत और एक होती है सतही। जो सबसे बेस्ट होती है वो भूमिगत होती है, जो आजकल घरों में करवाते हैं, दीवारों के अंदर पाइप डलवाते हैं और उसमें अपन तार देते हैं। तो यहाँ पे ये स्थायी हो गया, कैसिंग कैपिंग हो गया, बैटन हो गया, सीसा कवचित हो गई, और कंड्यूट दो प्रकार की होती है, भूमिगत और ये। इसमें पाइप लगाते हैं तो ध्यान रखना पाइप का व्यास पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, पाइप का व्यास। तो व्यास न्यूनतम और अधिकतम दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम तो 14 SWG से लेकर के भैया 65 mm, ध्यान रखना 14 SWG से लेकर के यहाँ पे 65, 14 नहीं आता है तो 15 SWG जरूर देखने को मिलेगा। तो 15 से लेकर के 65 SWG तक होता है। जबकि यहाँ पे क्लिट किसके बने होते हैं, तो क्लिट कहते हैं भैया ये आपके पोर्सलिन के बने होते हैं, और ये यहाँ पे अस्थायी की सबसे बेस्ट होती है क्लिट, और स्थायी की जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है यहाँ कंड्यूट भूमिगत। जो भूमिगत होती है इसे कंसील्ड वायरिंग कहते हैं, इसे डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। कौन सी, तो यहाँ कहते हैं कंसील्ड या फिर डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, जो सबसे महंगी होती है, सबसे अधिक समय लेती है, यांत्रिक चोट या फिर अग्नि से सुरक्षित होती है, बहुत ही अच्छी वायरिंग होती है, लेकिन सबसे महंगी भी होती है। तो घरेलू उद्देश्य की वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये कंड्यूट वायरिंग होती है। कौन सी वायरिंग हो जाएगी, यहाँ पे अपन ठोकेंगे कंड्यूट वायरिंग होती है। अगला लीजिएगा, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि डबल एनर्जी ट्रांसिएंट यानी ट्रांजिएंट होता है, किसमें होता है,
ए शुद्ध रूप से, ये ए ऑप्शन है, शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट में, बी आरएल सर्किट में, सी आरसी सर्किट में, और डी आरएलसी। दोस्तों 3 शब्द है यहाँ पे, आर एल और सी। आर का मतलब है प्रतिरोध, एल का मतलब है प्रेरक यानी कि चौक, और सी का मतलब है यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है, जो संधारित्र अपन कहते हैं, संधारित्र। अब यहाँ पे जो चौक है, इन तीनों को ही अपन क्या देंगे, तो अपन कहेंगे भैया तीनों को आप दे दीजिए विद्युत। इस विद्युत को किस में बदलेगा ये, तो यहाँ अपन कहेंगे कि ये विद्युत को बदलता है ऊष्मा में। किसमें? ऊष्मा में, ऊष्मा में बदल देता है। प्रेरक एकत्रित करता है, जी हाँ, ये एकत्रित करता है। किस में करेगा, तो अपन कहेंगे ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित करता है। क्या कैपेसिटर भी एकत्रित करता है? जी हाँ, कैपेसिटर भी करता है। तो ये स्थिर विद्युत के रूप में एकत्रित करता है। ये भी एकत्रित करता है, ये भी एकत्रित करता है, लेकिन हमारा प्रतिरोध एकत्रित नहीं करता, ये तो बड़ा उल्टा नष्ट करता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया यहाँ प्रेरक और कैपेसिटर क्या करते हैं, ये एकत्रित करते हैं, यानी कि ये ऊर्जा प्रदान हमें करते हैं। तो यहाँ पे एल और सी जो होते हैं ये आपके डबल ट्रांजिएंट सोर्स होते हैं। तो डबल एनर्जी ये ट्रांजिएंट किस में होता है, तो अपन कहेंगे एल और सी। अब देखो यहाँ शुद्ध रूप से प्रेरक है अकेला, तो लेकिन एक ही है, जबकि ये डबल की कह रहा है, ये डबल है, लेकिन ये आर है, ये एनर्जी सोर्स नहीं है, ये तो खर्च करता है। इसमें एल है, इसमें आर फिर आ गया, तो ये भी गलत है। लेकिन आर एल सी, क्या इसमें एल और सी है? जी हाँ, तो ये दोनों ही डबल ट्रांजिएंट सोर्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, डी ऑप्शन। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न लीजिएगा यहां पे, और अगला प्रश्न है कि न्यूट्रल तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थिंग। जो हमारा फेज होता है, ये फेज सामान्यतः लाल रंग का होता है। जो हमारा न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल सामान्यतः काला रंग होता है। यहाँ पे आपका अर्थिंग होता है, अर्थिंग जो हरा रंग का होता है, ठीक है, हरा होता है। यहाँ पे आपसे सीधा सा पूछ रहा है कि न्यूट्रल में कितना एम्पियर धारा होती है। अरे न्यूट्रल निकलता कहाँ से है, तो अपन कहते हैं कि भैया ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, वहाँ वो सेकेंडरी वाइंडिंग 100% स्टार में होती है। और स्टार में होती है तो यहाँ से ये आउटपुट निकल गया, ये तो ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ इसके बीचों बीच से एक और निकलता है जिसे कहते हैं न्यूट्रल। और इस न्यूट्रल को मेरे दोस्तों क्या करते हैं, वहीं पे ट्रांसफॉर्मर के पास में ग्राउंड करते हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का जो प्रतिरोध है, यहाँ पे विभव की बात कर दे, यहाँ प्रतिरोध की बात कर दे, तो दोनों ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और इस तार को जब जीरो से जोड़ दिया गया है तो ये तार न्यूट्रल है। तो भैया न्यूट्रल के अंदर विभव का मान कितना होगा, तो न्यूट्रल के अंदर भी विभव का मान जीरो होगा, यानी कि यहाँ धारा का मान भी कितना होगा, जीरो होता है। तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 एम्पियर होता है। तो ध्यान रखना, यहां धारा पूछा है, वो आपसे विभव भी पूछ सकता है कि न्यूट्रल के अंदर कितना विभव होता है, तो सीधा ठोक देना कि 0 विभव होता है। अगला प्रश्न, कौन सा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है, ये देख लो दोस्तों। अभी जस्ट मैंने समझाया है कि यहाँ पे जो स्टार होता है, स्टार से ही न्यूट्रल निकलता है, बाकी किसी से भी न्यूट्रल नहीं निकलता है। तो सीधा ठोक देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के किस भाग पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पे ये चुंबक है, ये एन है, ये एस, जहां से निकलती है उसे तो कहते हैं एन, और जहां प्रवेश करती है उसे कहते हैं अपन एस। और ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि आकर्षण व प्रतिकर्षण चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा कहां होती है। मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा होती है, एक तो ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है, और इन दोनों को ही कहते हैं अपन ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। पोल पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस बीच पॉइंट पर यानी केंद्र पर, क्या केंद्र पर पूछता है
केंद्र, तो केंद्र पर अपन कहेंगे नगण्य, नगण्य, और यहाँ कहेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक। तो ध्रुव यानी पोलों पे सर्वाधिक होता है, जबकि केंद्र में क्या होती है, नगण्य होती है। जबकि ये चीज ध्यान रखना, यहाँ दोनों में जो पावर होती है वो बिल्कुल क्या होती है, बराबर होती है। भाई जितनी पावर यहाँ है उतनी ही पावर यहाँ रहेगी, और ज़्यादा रहेगी दोनों में ना, तो ये ध्यान रखना। और केंद्र पर कितनी होती है, यहाँ केंद्र पे नगण्य होती ही है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहेंगे चुंबक के किस भाग पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है, तो अपन कहेंगे ध्रुवों पर। मध्य में तो नगण्य है, तो दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पे बहुत मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चनों में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ SCR किससे बना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे SCR एक प्रकार का डायोड होता है। अरे ये कैसा है, तो अपन कहेंगे ये डायोड है। इसके एक भाग ये A टर्मिनल कहलाता है एनोड, दूसरा कहलाता है कैथोड। ये तो भैया डायोड हुआ। SCR बनाना है, SCR बनाना है तो यहाँ से पूंछ निकाल दो, और पूंछ निकाल करके इसको कह दो गेट। तो यहाँ इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, तो यहाँ पे ये SCR होता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, SCR जो होता है ये केवल एक दिशीय, कौन सा, एक दिशीय प्रकार की युक्ति होती है। ये मोटरों की गति नियंत्रण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये आपके जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें ऊर्जा खपत होती है, तो उसको ऊर्जा खपत को रोकने के लिए भी अपन SCR का प्रयोग किया जाता है। तो ये अब ये सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो भैया ये सिलिकॉन किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन का सर्वाधिक बनाया जाता है। वैसे जर्मेनियम का भी बनाया जाता है, लेकिन क्या करते हैं, सिलिकॉन की जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन का ये बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि टर्मिनल बता दीजिए कितने होंगे, तो अपन कहेंगे भैया टर्मिनल इसके कितने होते हैं, 1, 2 और 3 होते हैं। एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। तो ये इस प्रकार के सिंबल आपको दिख जाए कहीं भी, तो ये किसका होता है, ये SCR का होता है। राइट ऑप्शन हो गया आपका सी। अगला लीजिएगा यहाँ पे तो अगला प्रश्न है, इंटरपोल को उपयोग करने का उद्देश्य। मेरे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये बॉडी होती है, यानी DC जनरेटर होता है, और DC जनरेटर के अंदर बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर अपन कहते हैं कि भाई साहब ये बड़े बड़े इससे क्या होते हैं, इनको कहते हैं हम फील्ड पोल। क्या कहते हैं, फील्ड पोल कहते हैं। और 2 फील्ड पोलों के बीच में एक बच्चा सा बिठान देते हैं, तो ये भाई साहब ये बच्चा सा है, और इन बच्चों को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हिंदी में बोले तो अंतराध्रुव। क्या कहेंगे, अंतराध्रुव। और यहाँ पे इसी को इंग्लिश में कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरपोल। अरे आपसे पूछे कि भैया इनकी संख्या बताइए, तो सीधा सा तुरंत कह देना पहले फील्ड पोल की संख्या बताओ, तो अपन कहेंगे यहाँ पे फील्ड पोल बराबर में क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे फील्ड पोल बराबर में इंटरपोल होते हैं। यहाँ पे ये N है तो यहाँ S होगा, ये N है तो ये S होगा। अब इसकी ध्रुवता कैसे जांच करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बीच में होता है हमारा घूमने वाला भाग, यानी कि आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर। अगर ये जनरेटर है, क्या है, जनरेटर, तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में इंटरपोल के जस्ट आगे वाला पड़ोसी देखिएगा कौन है, तो ये S है, तो ये भी S होगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई तू कौन होगा, तो तेरा अगला पड़ोसी देख कौन है, N, तो ये N होता है। लेकिन DC मोटर में जस्ट उल्टा होता है, आर्मेचर तो इसी दिशा में घूमेगा, लेकिन DC मोटर में पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई तू बता कौन सा ध्रुव है, तो अपन कहते हैं तेरे पीछे वाला देख, आगे वाला नहीं। जनरेटर में तो आगे वाला देखना है और मोटर में देखना है पीछे वाला, तो पीछे वाला देखते हैं, ये N बनता है। मोटर में उल्टा होता है और जनरेटर में इस प्रकार से, जैसे आर्मेचर घूम रहा है तो इसी की दिशा में अपन को क्या करना है, जाना है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपन करते हैं वाइंडिंग, और ये जो वाइंडिंग होती है इसे इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग। जो कि ये जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है ये मेरे दोस्तों मोटे तार की होती है और ये कम लपेट की होती है। और ये किसको रोकेगा, तो अपन कहेंगे DC जनरेटर में दोष होते हैं, एक होता है कम्यूटेशन दोष और एक होता है कौन सा, आर्मेचर
प्रतिक्रिया, इन दोनों ही दोष को रोकने के लिए प्रयोग अपन करते हैं। पहली प्राथमिकता कम्यूटेशन दोष होता है, स्फुरलिंगन दोष होता है यानी स्पार्किंग दोष। तो मोटर की गति तेज करना पॉसिबल ही नहीं है, मुख्य क्षेत्र की शक्ति कम करना नहीं, मशीन की गति को धीमा करना नहीं, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, क्योंकि कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है वही तो कम्यूटेशन दोष कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी सारी चीजें अपन ने यहाँ पे बनाई है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन है और ये 32 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये जैसे फील्ड पोल है और इस फील्ड पोल पर अपन क्या लपेटेंगे, ऐसे वाइंडिंग लपेटेंगे। अरे तो भैया ये वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, भैया सबसे पहले तो तार होना चाहिए किसका, तांबे का, और तार के ऊपर क्या चढ़ा होना चाहिए, यहाँ इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए। लेकिन इंसुलेशन ये नहीं है कि डोरी उठा के ले आए, यहाँ बिल्कुल एक रासायनिक पदार्थ होना चाहिए, इनामेल्ड कॉपर वायर होना चाहिए, विद्युत रोधी तांबा तार होना चाहिए। तो देखिएगा इनामेल्ड की हुई कॉपर तार, स्टील तार, अनावृत कॉपर वायर और स्टेनलेस, भैया ये तो अपन प्रयोग नहीं करेंगे, अपन कहेंगे इनेमल्ड। इनेमल्ड का मतलब होता है कि तार है बिल्कुल नंगा, उसके ऊपर वार्निश चढ़ा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, इनामेल्ड कहते हैं, और इसी को विद्युत रोधी तांबा तार कहते हैं। इनेमल्ड यानी कॉपर वायर अपन प्रयोग करते हैं। तो ये मशीन जितनी भी होती है उसमें जो वाइंडिंग यूज करते हैं, उस वाइंडिंग में इनेमल्ड कॉपर वायर अपन यूज लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये, और अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग करने का उद्देश्य। भैया दोस्तों यहाँ पे ये हमारा पंखा है, ये पंखड़ी लगा दी, यहाँ अपन ने इस प्रकार से यहाँ 3 लगा दो 4 लगा दो, है ना, आजकल सब पॉसिबल है। अब इसको चलाना है तो इसके 2 तार आते हैं, 2 तार आते हैं, एक को दे दिया फेजर, एक को दे दिया न्यूट्रल। अब कोण क्या लगाते हैं, सबसे पहले कहते हैं भाई साहब यहाँ पे एक तो स्विच लगा दो। ठीक है, ये स्विच लगा दिया जिससे पंखा क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि सर्दी ज़्यादा लगती है तो बंद कर दो, बंद करते हैं तो गर्मी लगती है। अब यहाँ पे पंखे को अपन क्या करते हैं, कम ज़्यादा, उसको गति को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, उसके लिए लगाते हैं यहाँ पे अपन क्या, एक लगाते हैं साहब रेगुलेटर लगाओ। तो यहाँ पे हमारा रेगुलेटर होता है, ये इस प्रकार से होता है। आप तो अपनी भाषा में लिख दो कि भाई साहब ये रेगुलेटर है, इसके 2 तार होते हैं, एक तार ये एक तार ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमेशा रेगुलेटर श्रेणी क्रम में लगा होता। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेगुलेटर का कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गति को बढ़ाना है, दूसरा है फैन को दी गई वोल्टता को कम करना है, तीसरा है वोल्टता बढ़ाना है, और एक होता है धारा को बढ़ाना। भाई रेगुलेटर यहाँ पे क्यों लगाया कि साहब हम तो गति कम ज़्यादा करते हैं, और अपन क्या ठोकेंगे, सीधा पहला ऑप्शन। जैसे ही पहला ऑप्शन ठोकते हो एग्जामिनर आपको ठोक देगा, जी हाँ आपको तुरंत ठोकेगा। अरे मेरे दोस्तों यहाँ तो आपने पंखा लगा दिया, यहाँ आप एक लट्टू लटका दीजिए, तो इसका मतलब लट्टू की गति को कम ज़्यादा करेगा फिर है। यहाँ पे रेगुलेटर पंखे की गति को कम ज़्यादा कर रहा है, तो भैया यहाँ पे लट्टू भी लटका दीजिए, क्या लट्टू की गति को कम ज़्यादा करेगा, क्या लट्टू को घुमाएगा क्या रेगुलेटर, जी नहीं। अरे तो फिर करेगा क्या, अरे मेरे दोस्तों अपन कई बार पंखा चल रहा है, अचानक कहते हैं वो अचानक कम हो जाता है, तो अपन कहते हैं क्या लाइट डिम आ गई, कहते हैं कि नहीं कहते कि लाइट डिम आ गई, तो लाइट डिम आ गई इसका मतलब वोल्टेज कम हो गया, और कम हो गया तो बोलो गति कम हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है इसके अंदर क्या बैठा है, प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध जो होता है ये वोल्टेज के मान को कम करता है। क्या करता है, वोल्टेज के मान को कम कर देता है, और जैसे ही वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पंखे की गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ध्यान रखना गति केवल सामान्य से कम ही होती है, सामान्य से कम ही कर सकते हो। यह नहीं है कि पंखे की गति जैसे 400 आरपीएम है, आरपीएम, और आप जैसे 450 500 कर दो, नहीं, केवल पंखे की जो सामान्य गति है उससे केवल कम ज़्यादा ही कर सकते, यानी कम ही कर सकते हो, और कम जो कर दी उसको केवल सामान्य तक आप बढ़ा सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे रेगुलेटर का, कि अपन क्या कहेंगे, वोल्टेज मान को नियंत्रण करना होता है, तो राइट ऑप्शन देंगे यहाँ पे। तो यहाँ फैन को दी गई जो वोल्टेज है उसको कम करना होता है, तो राइट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ये केबल में सुचालक पर रोदन की परत
की मोटाई खालिस्तान पर निर्भर है। ध्यान समझना, ये कह रहा है, ये लो साहब चालक, अरे चालक, चालक को अपन क्या कहते हैं, सुचालक, यहाँ चालक, और इसी को कहते हैं सुचालक। एक होता है संवाहक और एक होता है विसंवाहक। तो मेरे दोस्तों इसको कहते हैं संवाहक। क्या कहते हैं, संवाहक। क्या कहते हैं, संवाहक। और अपनी भाषा में इसे, यानी टेक्निकल भाषा में इसे कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं। 4 नाम हो गए। अब वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्या चढ़ा दो, एक अचालक की परत चढ़ा दो। ठीक है, हमने रोदन, रोदन का मतलब होता है अचालक, है ना। रोदन की परत चढ़ा देते हैं तो इसकी जो मोटाई है वो किस पर डिपेंड करती है, तो विद्युत धारा पर, वोल्टेज पर, शक्ति घटक पर और प्रतिक्रियाशील शक्ति पर डिपेंड है। मेरे दोस्तों यहाँ पे धारा पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है वोल्टेज क्षमता पर, क्योंकि इसका जो ग्रेड होता है, ग्रेड, तो ग्रेड कितना होना चाहिए, तो 1100 वोल्टेज। घरों में जो प्रयोग करते हैं केबल, उस केबल का ग्रेड कितना होना चाहिए, तो वो कहते हैं ग्रेड आता है 1100 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या कहेंगे अपन, ए कहेंगे। ध्यान रखना, अगर केबल की ही बात कर रहा है तो केबल के अंदर जो चार्जिंग धारा होती है, यानी कि अपन कहेंगे आवेशन जो धारा होती है, आवेशन जो धारा होती है, ये आपके किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। क्या होती है, 90 डिग्री पीछे होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। तो यहाँ पे किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। भैया वापस यहाँ पे चालकता पूछ रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा चालकता किस में है, अपन कहेंगे इस्पात में, एल्यूमिनियम में, चांदी में और शीशा में। तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आपसे पूछे तो क्या ठोकना है, चांदी। चांदी के बाद में नंबर 2 आता है आपका तांबा, नंबर 3 पे आता है सोना, ठीक है। नंबर 5 पे आता है आपका एल्यूमिनियम। 5 पे जैसे आप करोगे टंगस्टन, टंगस्टन। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे सर्वाधिक जो चालकता होती है वो चांदी की होती है। चांदी के बाद में तांबा होता है, तांबे के बाद में सोना होता है, सोने के बाद में एल्यूमिनियम होता है, और फिर आता है टंगस्टन। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, और चांदी की चालकता सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होती है। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। तो यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है, अवमंदक। क्या, अवमंदक घुमाऊ खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है, बाहर विद्युत धारा को कम करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, अवरोधक को घटाने के लिए और बाहर विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए, अवमंदक यानी कि घुमाऊ। अवमंदक को कहते हैं अपन डैम्पर। क्या कहते हैं, डैम्पर। और घुमाऊ का मतलब है लपेट, यानी डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, तो यहाँ अपन कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। और इसको स्पीज वाइंडिंग या एमोर्टिसायर वाइंडिंग भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमोर्टिसायर वाइंडिंग या फिर भैया स्पीज वाइंडिंग भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है या फिर अल्टरनेटर होता है, उस पर लोड का मान अचानक कम कर देते हैं या अचानक बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो रोटर होता है ना, वो कंपन करने लग जाता है। और कंपन करने लग जाता है तो उस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हंटिंग दोष कहते हैं। अरे उसे क्या कहते हैं, हंटिंग दोष कहते हैं। और इसी हंटिंग दोष को ही फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज स्विंगिंग। क्या कहते हैं, फेज स्विंगिंग दोष के नाम से जाना जाता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए एकदम से जैसे लोड बढ़ा दिया तो अचानक धारा बढ़ जाती है, उस धारा को सहन करने के लिए एक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग। अरे किसका प्रयोग, डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ हंटिंग को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। और ध्यान रखना, ये डैम्पर जो वाइंडिंग होती है ये आपके रोटर के पोल पर होती है, और इसको किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। ये आपके तांबे के शॉर्ट सर्किट द्वारा बनी होती है। और ये किस पर काम करती है, तो भैया ये लेंज सिद्धांत पर काम करती है, और इस सप्लाई इसको देते नहीं है। ये पूरा डाटा मैंने एनालिसिस कर दिया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हंटिंग को रोकने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर है। अगला प्रश्न है ये, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यहाँ ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है।
ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का काम होता है। सबसे पहले पता तो लगाओ कि कंजर्वेटर होता क्या है। अपन कहते हैं कि साहब ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है। ये मेन टैंक के ऊपर के भैया दो डंडी लगी होती है, दो डंडी के माध्यम से यहाँ पे एक गोल गोल सा भाग होता है, ये सिलेंडर सा। इस सिलेंडर को ही अपन कहते हैं कंजर्वेटर। अरे इसे क्या कहते हैं, इसे कंजर्वेटर कहते हैं, इसे कोई सक्शन टैंक कहते हैं। और एक यहाँ पे ऐसे बोतल सी लटकी होती है ये, और ये बोतल सी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ब्रीदर। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रीदर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंजर्वेटर का काम। अरे तेरा बता भाई काम क्या है। तो ऑलरेडी भैया इसके अंदर आधा टंकी ये तेल भरा होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये नली है जो पाइप है ये है, और ये फुल ऑलरेडी भरा है। अब जब यहाँ ट्रांसफॉर्मर पर लोड का मान बढ़ाया जाता है तो इसके अंदर जो होती है वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वाइंडिंग गर्म होगी तो यहाँ पे ऑयल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका आयतन फैलेगा, आयतन फैलेगा तो उसके लिए जगह चाहिए। तो ये कहता है मैं खाली पड़ा हूँ आधा, आ जाओ ऊपर। तो ये भैया फैलने के लिए जगह प्रदान करता है। उसके बाद लोड जैसे कम हो गया, लोड कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, तेल ठंडा होगा, तेल ठंडा होगा तो सिगड़ेगा। तो ये क्या करता है, इस मैन टैंक के लिए तेल की आपूर्ति करता है कि जाओ भाई साहब मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम नीचे जाओ। तो यहाँ कंजर्वेटर क्या करता है, तेल जब फैलता है तो जगह प्रदान करने के लिए स्थान दे देता है, और कम पड़ने पर तेल की आपूर्ति कर देता है। तो आपातकालीन दिशाओं का प्रयोग करने के लिए नहीं, के लिए अतिरिक्त तेल का भंडारण, आर्द्रता में प्रवेश को रोकना है, ट्रांसफॉर्मर को शीतलित, ये तो है नहीं, आर्द्रता का नहीं है। तेल के ताप क्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव व संकुचन देखभाल, जी हाँ, ये राइट ऑप्शन इसमें होता है। यानी फैलाव और एक है संकुचन यानी सिकुड़ना। कब, जब ताप क्रम, क्योंकि लोड पड़ेगा तो ताप क्रम होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता। आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बताइए, तो भैया केवीए। क्या, केवीए। आपसे पूछे कि ये सिद्धांत क्या है, किस पर काम करता है, तो अपन कहेंगे ये आपका सह प्रेरण, क्या, सह प्रेरण कह दीजिए, या फिर अन्योन्य प्रेरण कह दीजिए, या चुंबकीय इंडक्शन प्रभाव यानी चुंबकीय प्रेरण प्रभाव कह सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, धमाकेदार प्रश्न है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी d है तो उनके मध्य का लगने वाला बल, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भैया एक बल है, ये P और ये सॉरी N और S है, और इधर मैंने कह दिया ये P और ये N और S है। दो ध्रुव हो गए, एक और एक दो। इन दोनों के मध्य कोई ना कोई बल लगेगा, 100% लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है। जब ये बल लगेगा तो ये दो दूर है, जैसे मैं पास लेके आऊंगा तो बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सब पास लेके आएंगे तो बल और ज्यादा बढ़ जाएगा, दूर लेके जाएंगे तो बल कम हो जाएगा। इसका मतलब दूरी पे डिपेंड तो कर रहा है, दूरी कम हो रही है तो बल ज्यादा। यानी कि अपन कहते हैं कि F है और यहां पे ये दूरी है, तो विलोम हो गया कि नहीं हुआ। तो यहां विलोम तो है, लेकिन ये विलोम पर भी अलग है, तो विलोम का क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर। यानी कि दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो इनके मध्य की जो दूरी होती है ना, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। जैसे कि अपन कहते हैं कि भैया दूरी को दुगुना कर दो तो यहाँ स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ कहेंगे कि जो बल होता है वो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। अगर मैं 3 गुना बढ़ाता हूं दूरी तो यहां अपन कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाता है। तो यहां पे इस आएगा नहीं तो वर्ग आएगा, तो प्रत्येक समानुपाती नहीं, व्यत कर्मानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे ये, निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। तो भैया विस्फोट बर्तन है, स्थायी एवं चालित संपर्कन है, यानी कि एक दो टर्मिनल होते हैं, एक फिक्स रहता है, एक आगे पीछे की सकने होता है, ये विस्फोट बर्तन तो होता है ये चारों ओर। कंजर्वेटर, दोस्तों अभी जस्ट आपने कंजर्वेटर पढ़ा, कंजर्वेटर सर्किट ब्रेकर का काम है क्या, जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ कंजर्वेटर तो मेरे दोस्तों किसका है, अरे ये तो ट्रांसफार्मर का है, प्रचालन यांत्रिक तो ये तो रहता ही है चालू करने के लिए। तो इसमें तो सीधा है कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डायनामोमीटर प्रकार का उपकरण किसे मापने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, डायनामोमीटर, ये जो डायनामोमीटर है सबसे पहले आप पूछो कि किस पर काम करता है, तो भैया ये AC और DC दोनों पर काम करता है। डी से डायनामो, डी से दोनों,
ऐसे याद रखो। डी से डायनामो, डी से ये दोनों। अरे मापता क्या है? मापन। मापन तो ये भाई साहब प्रतिरोध मापता है, ये धारा मापता है, ये वोल्टेज मापता है, ये सभी को मापता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, धारा को मापता है, वोल्टेज को मापता है, शक्ति सॉरी प्रतिरोध, प्रतिरोध कहाँ से टपक गया? पावर। तो यहाँ पे तो अपन ठोक देंगे यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, सभी को मापता है ये, है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टेज पथ से होती है। यानी कि ये कह रहा है कि भाई साहब एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है भाई साहब, ये कोर है, और यहाँ पे जिसे अपन सप्लाई से जोड़ते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, और जिसे हम लोड से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई साहब शून्य लोड, तो भाई साहब लोड को हटाना पड़ेगा कि चलो हट यहाँ से, तेरा क्या काम है यहाँ। तो यहाँ पे अपन ने शून्य कर दिया। शून्य कर दिया तो मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ परिपथ बनेगा क्या कि नहीं। तो यहाँ पे धारा का मान 0, तो यहाँ बोलो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर धारा रहेगी, इसमें जो धारा रहेगी इसी को कहते हैं भैया शून्य लोड धारा। जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा होगी ना, इसी को क्या कहेंगे अपन? शून्य लोड धारा कहते है। ये जो धारा होती है, ये वोल्टेज से लगभग 75 से 80 डिग्री क्या रहती है? पथ से रहती है। तो अपन कहेंगे कि शून्य भार धारा जो होती है, ये जो धारा है ये वोल्टेज से 75 से 80 डिग्री क्या रहती है? हमेशा पीछे रहती है, बहुत वेरी मोस्ट रहेगा। और इसमें जो धारा होती है ये धारा बहुत निम्न होती है और 1 से 3% रहती है। यानी अपन कहेंगे शून्य भार धारा बिल्कुल निम्न होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री, 0 डिग्री, 75 डिग्री, तो यहाँ पे 75 डिग्री से ये पश्चगामी होती है। प्रश्न में लिख रखा है पश्च से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 75 डिग्री बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर, और ये 42 नंबर को देखिएगा, लंबी ट्रांसमिशन पारेषण लाइन की वोल्टेज कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे लंबी जो पारेषण लाइन होती है, नॉर्मल अपन कहते हैं यार ये कितने केवी की लाइन जा रही है। अरे तो भैया इसमें तो सीधा है, ये केवी की लाइन होती है। यहाँ आपसे किलोवाट पूछे तो अपन कहेंगे ये तो लोड होता है। क्या होता है? ये तो लोड होता है, ये वोल्टेज होता है, और ये भी आपका तो लोड ही होता है। तो किस में ठोकेंगे अपन? सीधा ही। अब लंबी दूरी की जो पारेषण लाइन होती है, इसको दूरी के अनुसार मेरे दोस्तों 3 प्रकार से बांट दिया जाता है। एक होता है कि जैसे छोटी होती है, छोटी ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक होती है मध्य लाइन होती है, और एक होती है भैया बड़ी पारेषण लाइन होती है। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये इस प्रकार से, ये आपके 80 किलोमीटर तक, ये होती है आपके 200 किलोमीटर तक, और ये होती है 200 किलोमीटर से अधिक। ये 66 केवी तक होती है, ये 132 केवी तक होती है, और ये 132 केवी से अधिक होती है। यहाँ पे इसकी सुरक्षा करते हैं तो भैया प्रतिघात रिले प्रयोग करते हैं, प्रतिघात रिले प्रयोग करते हैं। इसकी सुरक्षा करते हैं तो इसे प्रतिबाधा रिले प्रयोग करते हैं। और बड़ी लाइन की जो सुरक्षा करते हैं तो इसमें महो रिले प्रयोग करते हैं। कौन सी रिले प्रयोग करते हैं? महो रिले प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन आ गए। बड़ी छोटी दूरी की लाइन, मध्यम दूरी की लाइन और बड़ी रेख। तो यहाँ कितना होगा? 80 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर तक, या 200 से अधिक। वोल्टेज के अनुसार पूछे तो 66 केवी हो जाएगा, ये 132 केवी हो जाएगा, और ये 132 केवी से अधिक हो जाएगा। सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें प्रतिघात रिले होती है, इसके अंदर प्रतिबाधा रिले होती है, और इसके अंदर अपन महो रिले अपन प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है। यहाँ आगे आइएगा, और 43 नंबर का प्रश्न है, और ये 43 नंबर क्या कह रहा है आपसे, तो वो जानिएगा। फ्यूज सामान्यतः कौन सी युक्ति है? सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूज लगाते कहाँ हैं। वैसे मैंने शुरू में आते ही फ्यूज का पूरा जिक्र कर दिया है। तो यहाँ पे भैया
ये फ्यूज है और ये फेज तार के इस तरह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज जो होती है इसकी जो रेटिंग बात करते हैं, रेटिंग, तो भैया फ्यूज की रेटिंग जो होती है हमेशा किस में होती है, एम्पियर में होती है, यानी धारा के अंदर होती है। फ्यूज तार होता है यानी फ्यूज होता है ये फेज तार के श्रेणी क्रम में लगता है और ये धारा को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? धारा को। वोल्टेज वाला तो आएगा ही नहीं, पावर वाला नहीं आएगा, पावर फैक्टर नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? धारा सीमक। सीमक का मतलब होता है यहाँ पे नियंत्रण करना। क्या है? धारा सीमक यानी धारा नियंत्रण या धारा कंट्रोल नियंत्रण होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला प्रश्न है ये, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? भैया यहाँ अपन कहते हैं ये जोड़ और यहाँ आपने ये जोड़ बना दिया, तो इसकी क्या है, चालकता कमजोर हो जाती है, चालकता घट जाती है, प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्डरिंग लगा देते हैं। सोल्डरिंग लगाने से इसमें जो चालक है वो तरीके से अंदर फंस जाता है। तो यहाँ पे चालकता, क्या यहाँ पे चालकता, चालकता बढ़ाने के लिए, तो तनन बढ़ाने के लिए जी नहीं, प्रतिरोधकता बढ़ाने, भंगुरता, यहाँ पे अपन कहेंगे चालकता बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ये। अगला आता है यहाँ पे, ये देखिएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या है? तो भैया आपसे क्या पूछ रहा है वो, यहाँ फ्लक्स का पूछ रहा है। तो फ्लक्स का पूछ रहा है, यहाँ फ्लक्स का पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पे होता है EYRE, नंबर होता है 7, या अपन कहते हैं स्टेनिन, या अपन बात करते हैं काइनाल, क्या होता है, काइनाल होता है। तो ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, ये फ्लक्स होता है। जबकि यहाँ फ्लक्स, जबकि बात करते हैं सोल्डर, अगर सोल्डर पूछ ले तो ध्यान रखना अल्का पी, ALCA, अल्का पी अपन बात करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयर नंबर 7। तो फ्लक्स पूछ ले तो यहाँ अपन कहेंगे आयर नंबर 7। अगर आपसे सोल्डर पूछ ले तो सोल्डर क्या आ जाएगा, ये। और जो सोल्डर होता है, यानी कि अपन बात करते हैं सोल्डर होता है, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक जो होता है, गलनांक 170 डिग्री से लेकर के 215 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। एल्यूमिनियम के तार जॉइंट बनाना है, एल्यूमिनियम के जॉइंट के लिए फ्लक्स पूछे तो यहाँ आयर नंबर 7 या स्टेनिन या फिर काइनाल आपको ठोक देना है, और सोल्डर पूछे तो अल्का पी करना है, और गलनांक होता है इसका कितना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 215 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे सुरक्षा के लिए स्विच को नियंत्रित करना चाहिए। तो भैया यहाँ पे स्विच को कहाँ लगाते हैं, तो 2-3 प्रश्नों के अंदर मैंने बता दिया है। ये आपका क्या है, लैंप है, और यहाँ पे ये फेज है, और ये तो फेज तार के श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं अपन, यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्विच। तो न्यूट्रल केबल में नहीं, कोई तार या केबल में नहीं, भू संपर्क तार में नहीं, फेज केबल में लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका स्विच होता है जिसे अपन कुंजी कहते हैं, तो फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है हमेशा। अगला प्रश्न लीजिएगा, तो अगला प्रश्न आता है आपके, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में 2 ऊर्ध्वाधर मेंबर या कहे जाते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कौन सा है, कोर टाइप। तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये कोर प्रकार का एक ट्रांसफार्मर है। तो भैया ये कोर प्रकार इस प्रकार है। एक और ले लेते हैं अपन, ये सेल, और सेल होता है इस प्रकार से, ये। तो इसके अंदर क्या है, एक टांग येरी बीच की और एक खड़ी टांग येरी, इसमें एक येरी और एक येरी। तो जिसमें जो खड़े भाग होते हैं, ध्यान रखना, जो खड़े भाग जो होते हैं इनको कहते हैं लिंब। क्या कहते हैं, लिंब। तो इसमें 1, 2 और 3, ये क्या है, तो अपन कहेंगे ये लिंब। इसमें लिंब कितने, 3, इसमें लिंब कितने, 2। जो आड़े भाग होते हैं जिसको क्षैतिज कहते हैं, इसको अपन कहते हैं योक। क्या कहते हैं, योक। ये आपके योक है ये। और 2 लिंब के मध्य में जो बीच का गैप होता है इसको अपन कहते हैं यहाँ पे ये, तो इसे कहते हैं मेरे दोस्तों विंडो। क्या कहते हैं, विंडो। तो ये साफ कह रहा है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में 2 ऊर्ध्वाधर यानी कि ये ऊर्ध्वाधर ये चीज। तो भैया ऊर्ध्वाधर जो होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होगा, तो ये लिंब कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, लिंब कहलाते हैं। तो मैंने पूरा बता दिया कि यहाँ पे ये जो मार्ग है ये फ्लक्स मार्ग होते हैं। इसमें कितने फ्लक्स मार्ग है, तो इसमें तो 2 हैं, जबकि इसमें 1 है। इसमें दोनों वाइंडिंग
यहाँ पे लपेटी जाती है। इसके बीच की भाग जो है ये दुगुना मोटा होता है, जबकि ये आर पार चारों तरफ से बराबर होता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ जैसे लपेट दिए तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ होती है। तो राइट ऑप्शन यह हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 48 नंबर, और 48 जो नंबर है ये है एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो भैया यहाँ पे तांबा यानी कॉपर होता है, और ये आपके 29 नंबर परमाणु यानी क्या पूछ रहा है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन क्या ठोक देंगे सीधा 29। अब ये चीज़ में ट्रिक व्रिक कोई नहीं चलेगी, सीधा याद रखना है आपको ना। यहाँ पे अगला आता है टेबल फैन बहुत धीमा चल रहा है। तो भैया धीमा चल रहा है तो क्या कारण है? वाइंडिंग खुली है, खुली होगी तो चलेगा ही नहीं। वोल्टेज कम है, हो सकता है। बैरिंग खराब है, इसका कारण भी सही है। और सप्लाई खराब होगी तो चलेगा नहीं। अब दोनों है तो पहली प्राथमिकता तो अपन क्या कहेंगे? वोल्टेज कम होना। पहली प्राथमिकता क्या होंगे? वोल्टेज कम होगा, क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है इसका मतलब पंखा क्या है? धीरे चल रहा है। भाई बैरिंग जाम हो रहा है तो देखो जाम का मतलब एक तो स्टार्ट ही नहीं होना, और एक होता है जिसमें ग्रीस है लेकिन बहुत कम है, सूखा है और वो धीरे धीरे आवाज़ करते हुए चल रहा है, तो उससे भी गति में थोड़ा रुकावट आती है। लेकिन पहली प्राथमिकता अपन क्या देंगे? वोल्टेज को कम मिलना है, वोल्टेज कम मिल रहा है इसलिए गति धीरे है। और मेरे दोस्तों आज का है ये लास्ट प्रश्न। तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? और अभी तक 50 क्योंकि 49 क्वेश्चन हो गए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो ये चीज़ तो आप पहले कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। क्योंकि यहाँ मेहनत देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना है, तो इतना सा आप कर ही सकते हो, इतना सा आपका फर्ज बनता है। क्योंकि इसके लिए कोई ऐसे अलग से आपसे वीडियो के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा और कुछ नहीं लिया जा रहा। आपके लिए इतनी सारी PDF, इतना सारा कंटेंट बिल्कुल यूट्यूब पर पूरा का पूरा मैंने जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा निःशुल्क दे रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हो आराम से। कोई आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर के आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपन कहते हैं गीजर का स्विच ऑन करने के बाद वह गर्म पानी नहीं दे रहा है। भाई स्विच ऑन भी कर दिया तो वहाँ गर्म पानी क्यों नहीं हो रहा? तो उसे खराबी है। चलो वो उसने ही कह दिया कि खराबी है। इस खराबी का क्या कारण है? तो यहाँ थर्मोस्टेट के जोड़ खुले पड़े हैं, ठीक है। थर्मोस्टेट के जोड़ आपस में जुड़े हैं। भाई आपस में जुड़े हैं तो काम करेगा, और काम करेगा तो पानी गर्म होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्मोस्टेट हीटर को सप्लाई से अलग रखता है, और थर्मोस्टेट अधिक रेंज पर सटे हुए हैं जी नहीं। अब यहाँ पे ये सी है भैया ना, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट के जोड़ खुले। भैया थर्मोस्टेट के जोड़ ही जब खुल रहे हैं तो वो टच नहीं होगा, तो फिलामेंट गर्म नहीं होगा। फिलामेंट गर्म वो सॉरी नाइक्रोम का तार जो है हीटिंग वो भी गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो अपन कहेंगे ये। अब यहाँ पे गीजर क्या होता है? गीजर होता है पानी, क्या कि पानी को गर्म करना। पानी को गर्म करना तो ये लगभग कितना करता है? तो ये 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पानी को गर्म करता है, और ये 32 डिग्री से लेकर के ये 88 डिग्री तक आराम से गर्म कर देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें दो टैंक होते हैं। ये एक अंदर का टैंक होता है जो आपका तांबे का बना होता है, जिसके अंदर की ओर टिन की कोटिंग चढ़ी होती है, और दोनों टैंकों के मध्य में यहाँ पे ग्लास ऊल यानी कांच की रुई डालते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर भरते हैं कि अंदर का टेम्परेचर बाहर ना हो और बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आए। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लगा तो इसके लिए लाइक ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन तो डेली कराएंगे, लेकिन आपको चैप्टर वाइज चाहिए या फिर ऐसे मिक्स में चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।